हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और इस समय आपको पता है नोबेल प्राइज का दौर चल रहा है, तो हम लोगों ने मेडिसिन के नोबेल की चर्चा कर ली है। और अब आज हम लोग फिजिक्स के नोबेल पर बातचीत करेंगे। बहुत सारा टॉपिक उसी से कनेक्टेड, यानी आज वही एकमात्र टॉपिक है। आप सबका स्वागत है अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां पर हम करते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन एडिटोरियल का फ्री एनालिसिस आप सभी बच्चों के लिए। बाद में यही सेशन यूट्यूब पर भी जाता है, बट वो शाम को जाता है। चलिए शुरू करें अपनी चर्चा। आप देख सकते हैं आज फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है उसी का टाइटल हर जगह छाया हुआ है। द हिंदू में देखें, क्वांटम टनलिंग। क्या है क्वांटम टनलिंग? यानी जो टनल आप देखते हैं ना, कुछ उसी चीज से जुड़ा हुआ ये शब्द है। क्वांटम टनलिंग को प्रदर्शित करने वाला उपकरण बनाने के लिए 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अब आप सोचो कि क्या ये इतना इजी होगा कि फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो क्वांटम टनलिंग के लिए मिला है। बस इतना बता दिया जाए और एक दो फैक्ट बता दिया जाए, क्या इसी से आप ये पूरा टॉपिक समझ पाएंगे और इसको यूपीएससी के लिए यूज कर पाएंगे? नहीं। तो आज की क्लास बहुत पेचीदा होगी। नंबर 1, आपको क्योंकि इसको समझने के लिए क्वांटम टनलिंग को हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा। और कैसे जाएंगे वो भी आपके सामने रखूंगा। यानी आज का पूरा जो हमारा ये लेक्चर होगा उसके मैंने आपको यहां पर एक ऐसा ही एक ओवरव्यू दे दूं। मैंने इसके 5 हिस्से आज बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे यहां जीएस पेपर 3 लिखा है, ऐसे लिखा है, प्रीलिम्स लिखा है, ऑब्वियस है आईक्यू आईपी को ही समझाने के लिए इस लेक्चर को हम 5 पार्ट में लेंगे। ठीक है। पहला कि एक कहानी सुनाएंगे, फिर उसके बाद क्वांटम का परिचय होगा उसी कहानी के द्वारा, फिर क्वांटम का बेसिक हमें समझना होगा क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा हुआ विषय है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। फिर यानी यह एक हिस्सा समझाने के बाद फिर मुझे क्वांटम टनलिंग को समझाना होगा और उसी के साथ सुपर कंडक्टर क्या है उसको समझाना पड़ेगा, यानी इस पर भी एक विस्तृत लेक्चर होगा। फिर इसके बाद यानी सबसे पहले बेसिक निकालेंगे, फिर क्वांटम टनलिंग पर आएंगे, सुपर कंडक्टर पर आएंगे, फिर इसके बाद 2025 के जो फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले उन्होंने क्या किया है वो सुनाया जाएगा, यानी आपको पूरा बिल्कुल कहानी के द्वारा। फिर इसके बाद इस लेक्चर इसी टॉपिक में चौथा पॉइंट जो निकल करके आएगा, क्वांटम कंप्यूटर और भारत का क्वांटम मिशन, उसको एक साथ जोड़ा जाएगा क्योंकि अपना तो काम यही है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो ये आप पूरा पढ़ने जा रहे हैं जिसके लिए फिजिक्स का नोबेल मिला हुआ है, आ, और उसी के साथ भारत का क्वांटम मिशन, यानी इस साल 2025 के लिए भारत का क्वांटम मिशन और इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए। और क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी सारी चीजें आपको जाननी होंगी फॉर 2026 के प्रीलिम्स के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा इसमें काफी समय लगेगा, एक ही टॉपिक और आप खुद देखेंगे अभी कम से कम मुझे इसमें 1 घंटे से ज्यादा का समय लगने वाला है क्योंकि इसको मैंने 5 पार्ट में इस लेक्चर को डिवाइड किया। फिर इसके बाद हम 5वें पार्ट में आएंगे, इसका आईक्यू आईपी, यानी 5वें पार्ट में जाकर के आईक्यू आईपी होगा। प्रीलिम्स के एमसीक्यूज कुछ आपको समझाऊंगा कि यहां पर कैसे आपको देखना है इन टॉपिक को, कैसे यहां से प्रीलिम्स के एमसीक्यूज बनेंगे। फिर मेंस का 2 क्वेश्चन आपको यहां पर बताऊंगा जिसका आंसर आज से आपको पीडीएफ मिलने लग जाएगी। उस पीडीएफ में उसका पूरा कंप्लीट आंसर होगा और इसका एक एथिक्स एंगल होगा और एक समरी होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी 5 पार्ट में हम लोग इसको करेंगे, तब जाकर के इस क्वांटम टनलिंग को हम समझ पाएंगे या इस साल के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार को समझ पाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग बता सकते हैं मुझे कि मतलब ये सारे टॉपिक वही हैं आज हर जगह, यानी हिंदू में दोनों, रेडिकल टनल, फिर उसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस देखिए फिजिक्स का नोबेल 2025, फिर फिजिक्स का नोबेल 2025, आज यही पूरा छाया हुआ है और इन्हीं पर हम लोग बातचीत करेंगे। और एक चीज और बस दिमाग में रखना है कि जैसे कल मैंने मेडिसिन का कराया था, आज फिजिक्स का करा रहा हूं, इस लेक्चर को आपको 1-2 बार देखना और पड़ेगा।
एक बार मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि कल जो मैंने मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कराया था, क्या एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ गया है? एक बार मुझे सब बता दे, सबके कमेंट देख लूं, फिर उसके बाद सभी लोग बताएं, क्या सब कुछ समझ में आ गया था कल मेडिसिन का जो नोबेल था? फटाफट बताएं बच्चे। चलो भाई, ठीक है। सभी बच्चे कह रहे हैं पारुल से स्टार्ट हुआ। यस सर, क्लियर। गरिमा त्यागी यस सर, प्रीति कुमारी जी सर, रुपेश ठाकुर यस सर, नगमा हुडा यस सर, बिल्कुल 100% क्लियर। सुनील तिवारी यस सर, क्लियर था। मोनिका सिंह रेगुलेटरी टीशल, कीर्ति पटेल, मोनिका सिंह, यानी बहुत बढ़िया। तो आज भी, आज वाला मैं इसलिए आप लोगों से पूछा, कल वाला क्लियर था, सब कह रहे हैं सारे बच्चे। आज वाला थोड़ा सा ज्यादा आपको इस मतलब आप ये समझो कि जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, थोड़ी देर के लिए आप स्टक होंगे, फंसेंगे, फिर मैं उसको समझाऊंगा। आपको समझा तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन चूंकि अमूमन जो मेरे स्टूडेंट हैं वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं 12th के बाद आर्ट साइड के स्टूडेंट, बीए वाले, एमए वाले मैक्सिमम, और जो इंग्लिश मीडियम के वो भी बीएमए वाले ही हैं। तो ऐसे में अगर आपका साइंस बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है, फिजिक्स वगैरह, तो इसको समझने में वैसे ही आपको समस्या आएगी। और मेरे तो स्टूडेंट मैक्सिमम हिंदी मीडियम से, इसलिए ये सारी बातें मैं करता हूं, क्योंकि आपको मुझे वहां तक ले जाना है जहां पर इंडिया के टॉप, हम कह सकते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड वाले, इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले, या मेंटली कुछ बच्चे जो गरीब घरों में भी या कहीं भी पैदा होते हो, तूफान होते हैं, उनसे आपका मुकाबला, यानी तूफानों से मुकाबला। तो तूफानों से मुकाबला करने के लिए आपको भी क्या बनना पड़ेगा? आपको भी तूफान बनना पड़ेगा, अन्यथा आप तूफान में गायब हो जाएंगे, और वही हो रहा है। तूफान में आप सब गायब हो रहे हैं, इससे कहीं से आप इनकार नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले समय में हिंदी माध्यम खत्म हो जाएगा, रीजनल मीडियम्स खत्म हो जाएंगे। केवल हिंदी नहीं, भारत की अधिक जितनी भी भाषाएं हैं, भारत की संविधान सम्मत भाषाएं, सब में ये पेपर हो रहा है। तो ये कहा जाता है कि चाहे हिंदी हो, चाहे अन्य रीजनल लैंग्वेज जिसमें आप बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आने वाले समय में वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उनका मुकाबला उन बच्चों से है जो इंग्लिश मीडियम के अच्छे बैकग्राउंड वाले। यानी फिर से वही बात, तूफान। तो तूफानों से मुकाबला है, तो आपको तूफान बनना पड़ेगा। इसलिए कोई भी चीज जो अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको 2 से 3 बार समझना पड़ेगा। जैसे अभी इकोनॉमिक्स का जब नोबेल पढ़ाऊंगा, तो मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स की मैंने धज्जी उड़ा के रख दी है, और आप सब भी अभी एग्री करेंगे इस बात से कि इकोनॉमिक्स का नोबेल आते ही केवल हल्का सा अगर हिंट कर दूंगा, तो भी आप कहेंगे हाँ सर, ये तो हम पूरा इसको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन सबसे जोड़ करके और गेम बना देंगे। ठीक है? तो जहां पर मैं हूं वहां पर ऑब्वियस है, कहीं से दिक्कत नहीं है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले में आप लोगों को थोड़ा सा और घुसना पड़ेगा, और घुसना इसलिए पड़ेगा, केवल प्रीलिम्स के लिए तो हमें पढ़ना नहीं, इसको हमें यूज करना है यार, भयानक रूप से मेंस के लिए। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हो गया, यानी एक एक भौतिकी नोबेल 2025 विजेताओं ने क्वांटम फिजिक्स को क्रियान्वित करते हुए क्या किया। दूसरा है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 घोषित 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, और इससे दुनिया को क्या मदद मिली। देख सकते हैं, यूएसए यूएसए यूएसए, यानी जितने भी रिसर्च हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप पिक्चर केवल देखिए, चलिए एक बार पहले और एक दो पढ़ देता हूं, फिर आप देखिए। फिर इसके बाद क्वांटम टनलिंग को प्रदर्शित करने वाला एक उपकरण बनाया गया, उसके लिए ट्रायो, यानी इन 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल मिला। ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं रेडिकल टनल, यानी उसी के बारे में है। ठीक है ना? तीनों को जो मिला है, जॉन क्लार्क, माइकल और इन सभी को। ठीक है? एक बार इसको भी आप पढ़ लीजिए कि भौतिकी में 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता, इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिन्होंने दिखाया है कि अरबों छोटे कणों से बनी प्रणालियों के लिए भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित परिस्थितियों में क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित करना संभव है। अब देखिए जरा,
इसको आप पढ़िए और बताइए क्या आप समझ पाएंगे। मतलब जिस चीज के लिए मिला है, यानी उन्होंने क्या दिखाया, इट वॉज पॉसिबल इवन फॉर लार्ज सिस्टम्स made up of billions of these small particles to exhibit quantum behavior under carefully controlled condition। अब आप देखिए, जिन्होंने दिखाया है कि अरबों छोटों कणों से बनी बड़ी प्रणालियों के लिए भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित परिस्थितियों में क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित करना संभव है। अब आप मुझे बताइए, प्रीलिम्स में या मेंस में जो कुछ भी है यही इतना है, यानी यही आपसे पूछा जाएगा। लेकिन क्या आप इसको समझ पाएंगे अगर हम केवल जिस विषय के लिए दिया गया है उसको पढ़ लें और तीनों का नाम याद कर लें, तो क्या कर पाएंगे? नहीं। साल 2025 का भौतिकी का नोबेल, तीनों के नाम यानी प्रीलिम्स के लिए जॉन क्लार्क, मिशेल डेवर और जॉन मार्टिनेस, तीनों नाम आपने पढ़ लिए। अब देख लेते हैं हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ऑब्वियस है, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक अगर आप जाते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो भी उपलब्धियां हैं वहां से लेकर के आपसे प्रश्न बनेगा, चाहे भारतीयों की हो चाहे वैश्विक स्तर पर कुछ भी हो। और जीएस पेपर 3 में आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इस साल आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी इसका आईक्यूआईपी, अब देखिए 2021 में आपसे प्रश्न पूछा भी गया। सबसे पहले इस प्रश्न को आप देखिए, जीएस पेपर 3 का, वर्ष 2014 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा गया कब? 2021 में। देखिए, यानी 2014 का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो दो लोगों को मिलकर, आकासाकी अमानो तथा नाकामुरा, इन तीनों को मिला 1990 के दशक में नीली एलईडी के आविष्कार के लिए। इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? यानी 19 ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो भी ब्लू एलईडी है उसको, उसके बारे में बहुत सारी चीजें लोगों के सामने लाने के लिए, उसकी उपयोगिता को लाने के लिए 2014 का फिजिक्स का नोबेल मिला। और उसने दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? प्रश्न को एक बार आप फिर से पढ़े। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑफ 2014 वाज ज्वाइंटली अवार्डेड टू आकासाकी अमानो एंड नाकामुरा। किस लिए? फॉर द इन्वेंशन ऑफ ब्लू एलईडी इन 1990s। और ये जो ब्लू एलईडी 1990 के दशक में उन्होंने खोजी, इन्वेंट की, यह इन्वेंशन, हाउ हैज दिस इन्वेंशन इंपैक्टेड द एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स? यानी हमारे और आपके दैनंदिन जीवन को यह किस प्रकार से प्रभावित करेगा? तो समझ में आ गया उपयोगिता क्या है आज के जो भी टॉपिक है उनके डिस्कशन की, यानी 4-5 टॉपिक को मिला करके एक कंटेंट बनाया गया। क्या यह उपयोगिता समझ में आई? कि हम लोग केवल जैसे फिजिक्स का नोबेल पढ़ने नहीं जा रहे, हम पढ़ने जा रहे हैं कि भैया अब हो सकता है कि 2026 में ही मेंस में ये प्रश्न आ जाए, लेकिन हो सकता है कि जो 27-28 वाले देख रहे हैं आपके समय पे आए, या हो सकता है कि जो 2035 में मेंस लिखेंगे, 2035 में 2035 में मेंस लिखेंगे 10 साल के बाद, या हो सकता है 7 साल के बाद, जैसे यहां पूछा गया कि 2014 में मिला और प्रश्न आया 2021 में, यानी 7 साल के बाद। तो ऐसे ही 2033 में 2033 में जो मेंस लिखेगा उससे ये प्रश्न पूछा जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं इसको। तो दैनंदिन जीवन में फिजिक्स का नोबेल क्या इंपैक्ट लाएगा, इसको आप कैसे समझ पाएंगे? आप मुझे बताएं। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने इस लेक्चर के 5 पार्ट बनाए हैं। तो आपसे ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं एकदम झड़ी लगा दूंगा, ठीक है? लेकिन इस प्रश्न को पढ़ करके थोड़ा क्लास के प्रति थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना कि नहीं बना? जैसे होता है ना, जब कुछ मिलने वाला होता है तो हमारा क्या होता है, जो अटेंशन होता है एकदम से मस्त हो जाता है। तो ऐसा बना कि यूपीएससी को पकड़ना, अब खासकर उन बच्चों के लिए फिर एक बार मुफ्त का ज्ञान, चाहे आप उसको लें और चाहे ना लें, बोर हो जाए। मुफ्त का ज्ञान क्या है? जो हम परेशान है ना जीएस पेपर 1, 2, 3 के लिए,
जीएस पेपर 1, 2, 3 केवल और केवल मेरे IQ IP में है। इसे आप दुनिया की किसी नोट्स, किसी बुक में नहीं पा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, बच्चे भी कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिलेक्शन का जो रेशियो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि रिजल्ट नहीं है जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं उसमें, यानी हिंदी मीडियम में ही रिजल्ट नहीं है। तो ऐसे में अगर रिजल्ट हो गया, आप देखिएगा एक बार 100 में 10 या 5 आ जाए ना, उसके बाद तो फिर हर साल लाइन लग जाएगी, क्योंकि तब बच्चे इसको मान लेंगे कि जो हम इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि मैं चाहूं अभी तो हिस्ट्री के नाम पर आपको मेंस में क्या नहीं पढ़ाया जा सकता है। एंशिएंट इंडिया पूरा सिलेबस में, आर्ट एंड कल्चर पूरा, कुछ भी मत छोड़िए, कितना क्लास हो जाए, फिर पूरा मॉडर्न इंडिया है, फिर पूरा विश्व इतिहास है, जैसे ऑप्शनल की तरह आप पढ़ें। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखें, जीएस पेपर 3, 2, 1 एथिक्स के एग्जाम्पल, ऐसे के एग्जाम्पल यहीं पर मौजूद है। ऑप्शनल को उड़ा दीजिए, प्रीलिम्स को उड़ा दीजिए, कहानी आपके हाथ में जाकर सेट हो गई। ये प्रमाण है, मेरे मुंह का नहीं, यूपीएससी का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? यहां पढ़ेंगे कि वर्ष 2025 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जॉन क्लार्क, मिशेल डेवर और जॉन मार्टिनिस को दिया गया। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया किसके लिए? कि उन्होंने दिखाया कि अरबों छोटे कणों से बनी बड़ी प्रणालियों के लिए भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित परिस्थितियों में क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित करना संभव, यानी मैक्रो बिहेवियर किसका? क्वांटम का। मैक्रो होता अभी तक माइक्रो पर रिसर्च था, इन्होंने मैक्रो पर किया। वही शब्द यहां पर आप डाल देंगे, और फिर उसके बाद यानी ये हो गया कि आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था, यानी फैक्ट। अब आपसे कहेगा कि यह जो क्वांटम फिजिक्स में नया प्रयोग आया है, उसके बड़े स्वरूप का जो अध्ययन किया गया है, वह मानव जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगा। दैनंदिन जीवन, तो इस दैनंदिन जीवन को समझने के लिए बहुत बढ़िया मैंने, मेरे प्यारे बच्चों, एक कहानी बनाई है। सबसे पहले उस कहानी पर चलेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप 5 और कहानी और कुछ रेलिवेंट जो भी प्रसंग हो सकते हैं उनके माध्यम से इस विषय को समझाने की कोशिश करूंगा, और लक्ष्य यही है, ये जो क्वेश्चन है, बाकी और कोई नहीं है। फिर इसके बाद आता है इनोवेशन इज द की डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। तो ये इनोवेशन, ऑब्वियस इन्वेंशन, इनोवेशन कैसे जीडीपी बढ़ाएगा, आपके सामने है। ठीक है ना? भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, यह खोज उस चीज को और अच्छे ढंग से, यानी इस स्टेटमेंट को और अच्छे ढंग से जस्टिफाई करती कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, और यह खोज उस साम्राज्य को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों चीजें हो गई। विचार, कल भी मैंने जिक्र किया था, आज भी, विचार यानी थॉट एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। तो आप देखिए, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक नई खोज है और जो एक नई दुनिया बनाएगा। फिर 2024 में आपसे पूछा, द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। यानी ये जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं, जब भी कोई इन्वेंशन करते हैं तो ये अपने पीछे जो कुछ भी हो चुका है उस पे प्रश्न पूछते हैं। कैसे पूछते हैं और फिर कैसे नई खोज पर पहुंचते हैं, वही है उन्हें विज्ञान का सच्चा सिपाही बनाने वाला घटनाक्रम। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। तो ऑब्वियस है, यह एक शोध है और हम एक अजनबी मुलाकात इसके द्वारा किए एक ज्ञान से। अब इसी क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। जैसा लिखा हुआ डेफिनेशन, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, पार्टिकल्स लाइक। ठीक है ना? तो ये आप देखें, बट ये आपको कठिन लगेगा इसको समझाने के लिए। अब एक कहानी है, देखिए यहां पर साफ लिखा है क्वांटम टनलिंग। यानी ये बॉल है, आप देख सकते हैं दीवार पार करके। अक्सर आप अपने घरों में कुछ भी खेलते होंगे, दीवार पर आप बॉल फेंके तो बॉल वापस आ गई।
क्लासिकल उदाहरण है, दीवार पर आपने कुछ भी फेंका, वो वापस आ गई। क्वांटम टनलिंग, अभी केवल सामान्य ढंग से समझिए, हमने गेंद फेंका और गेंद वापस ना करके गेंद दीवार को पार करके बाहर चली गई, लेकिन ऐसे फट फुटा के नहीं, मतलब एकदम से बाहर चली गई। और उस बाहर जाने से विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। क्यों? क्योंकि अभी तक दीवार पे गेंद फेंकने से वो लौट आती थी, अब क्या हो गया? बाहर चली गई। अब ये लौट आती थी, बाहर चली गई, इस विषय को समझने के लिए हम लोगों को अब थोड़ा सा घुसना पड़ेगा एक गांव। सबसे पहले उस गांव का जिक्र करता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था, मेरे प्यारे बच्चों, बुद्धपुर। ऑब्वियस है, बुद्धि वाला गांव जहां पर आविष्कार होते हैं, तो एक एक चीज आप लिखते चलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रांसलेट करते चलेंगे। बुद्धपुर गांव ऐसे ही होता है, ठीक है ना। वहां एक लड़का था, गोपाल। गोपाल को हर चीज में क्यों पूछने की आदत थी। यानी गोपाल, अब आप चलते चलिएगा, उसको हर चीज में क्यों पूछने की आदत थी। अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं ना, आप अगर घर गांव में देखोगे तो एक बच्चा ऐसा होगा जो इसी प्रकार की चीजें पूछेगा, यानी उसको क्यों पूछने की आदत थी। एक दिन, अब क्यों पूछने की आदत थी, और आप यह गोपाल जहां तक यात्रा करेगा, जरा पढ़िएगा, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। तो जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो कहानी केवल इसलिए नहीं कि एक कहानी बना दी गई, वो तो कोई भी बना सकता है। यानी मैंने ये कहानी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बनाई है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। इस प्रश्न पर आप अपनी निगाह बनाइए। यानी छोटा सा गांव था, नाम था उसका बुद्धपुर। ठीक है, क्या नाम था? बुद्धपुर। और गोपाल गांव का लड़का था। गोपाल को हर चीज में क्यों पूछने की आदत थी। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। एक दिन वह अपने घर के आंगन में, ठीक है ना, अब इस प्रश्न को आपने देख लिया। एक दिन वह अपने घर के आंगन में गेंद फेंक रहा था, जैसा कि हम सब करते हैं। ये वाली कंडीशन है बच्चों, ये वाली कंडीशन। क्या कर रहा था? अपने घर के आंगन में गेंद फेंक रहा था। गेंद दीवार से टकराकर, देख सकते हैं पिक्चर दिखा रहा है, गेंद दीवार से टकराकर, यानी दीवार पर टकराती, उसके बाद वापस आ जाती। बार बार ऐसा हो रहा था। ऐसे में वो बोला जोर से कि कसम से, जैसे हम लोग खेलते समय ऐसा बात, कसम से अगर यह दीवार पार कर जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊं। अगर ये, यानी ये उसकी कल्पना थी, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही। यानी उसने इमेजिन किया, बॉल फेंकते फेंकते एक कल्पना की कि अगर ये कंडीशन बन जाए, जो आपके सामने मैं झुक रहा हूं पिक्चर दिखाने के लिए, तो मजा आ जाए। अब वहीं पर उसकी दादी खड़ी थी, जिनकी सोच की एक सीमा थी, यानी परंपरागत जो क्वांटम फिजिक्स में सोचा जा रहा था। दादी खड़ी थी, उन्होंने गोपाल से कहा कि बेटा, दीवारें इसलिए होती हैं, यानी ये जो दीवार है ये इसलिए होती हैं कि चीजें रुकें। समझाया उन्होंने बच्चे को। उनको लगा कि बच्चा शैतानी कर रहा है, लेकिन गोपाल बोला, उसको देखिए, प्रश्न पूछने वाला, कल्पना करने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही। प्रश्न और कल्पना दोनों, इसीलिए कहा जाता है विज्ञान और रहस्यवाद परस्पर संगत है। उसने कहा कि अगर कोई गेंद इतनी छोटी हो कि दीवार के बीच से निकल जाए, ये देखिए आप, दीवार के बीच से निकल जाए। उसके पूरे परिवार के लोगों ने उससे कहा कि ऐसा नहीं होता बेटा, यह दुनिया ठोस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर गोपाल ने कहा, शायद हमारी आंखें जो नहीं देख सकती, वहां कुछ और नियम चलते हैं। उसने कहा कि जहां हमारी आंखें नहीं देख सकती, वहां कुछ और नियम चलते हैं। और जैसे ही उसने ये सोचा, वहीं से क्वांटम वर्ड की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? क्वांटम वर्ड की शुरुआत हो गई।
तो अब हम पहुंचे हैं क्वांटम वर्ड। बाकी जो पुरस्कार मिला, किस लिए मिला, वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब गोपाल क्या हुआ, अपनी इसी सोच के साथ कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है, गोपाल बड़ा हो गया, गोपू से गोपाल हो गया और वो एक बड़ा साइंटिस्ट बना, बड़ा वैज्ञानिक बना। अब बड़ा वैज्ञानिक बिना, उस निबंध को भी लिख लीजिए, विचार एक दुनिया बनाता भी और एक खोजता भी है। तो उसके विचार थे, बड़ा हुआ, साइंटिस्ट बना, अब क्वांटम फिजिक्स की एक नई दुनिया खोजेगा और उस सिद्धांत के द्वारा वो एक नई दुनिया बनाएगा। यानी उसने खोज दिया, अब दुनिया उसका एप्लीकेशन करेगी, जैसे भारत अपने क्वांटम मिशन में करेगा। तो निबंधों को जोड़ते चलिएगा, तभी मजा आएगा। गोपाल बड़ा हुआ, वैज्ञानिक बना, उसने दीवारों के पार देखने वाली दुनिया की खोज शुरू की। चूंकि बचपन से उसके दिमाग में यह बात थी कि हम, यानी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, शायद हमारी आंखें, वो बचपन में सोचा था उसने, जो नहीं देख सकती, वहां कुछ और नियम चलते हैं। बड़ा हुआ, वैज्ञानिक बना और उसने दीवारों के पार देखने वाली दुनिया की खोज शुरू की। जैसे उसने खोज शुरू की, उसे पता चला, यानी गोपाल को पता चला, क्या पता चला, कि जो चीजें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, वो क्वांटम रूल्स पर चलती हैं। अब यहीं से क्वांटम फिजिक्स आ रहा है। क्या, किस पे चलती है बेटा? क्वांटम रूल्स पर चलती हैं, ठीक है ना। अभी केवल समझिए, लिखिएगा इसको बाद में, क्वांटम रूल्स पर चलती हैं। अरे जैसे न्यूटन के नियम होते हैं, जो भी भौतिक दुनिया है जो हमें दिख रही है, जैसे मैं यहां बैठा हूं तो कोई न कोई न्यूटन का रूल है, उठूंगा तो भी कोई न कोई रूल है, मैं कुछ कहूंगा उस पर आप कुछ कहेंगे, उस पर भी न्यूटन का रूल है। तो उसे ये पता चला कि जो चीजें हमारी नजर से नहीं दिखती हैं, वहां क्वांटम रूल्स काम करता है, ठीक है। और क्वांटम रूल्स क्या होता है? जहां पर एक गेंद, एक गेंद जिसे हम इलेक्ट्रॉन कह लें, एक साथ दो जगह पर हो सकती है, यानी यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है। इसी पिक्चर को आप फिर से इमेजिन कीजिए। मैंने कहा था कि दीवार से टकरा के, ये वाली पिक्चर, दीवार से टकरा के वापस आना, लेकिन अब आप इसको दो आइडेंटिटी के रूप में कल्पना कीजिए। यानी क्वांटम रूल्स का मतलब क्या होता है कि एक गेंद, इलेक्ट्रॉन एक साथ दो जगह पर हो सकती है। क्या हो सकती है? एक साथ दो जगह पर। पॉइंट इज क्लियर बेटा? यही है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम रूल्स, ठीक है। यानी जहां चीजें संभावनाओं पर चलती हैं, ना कि किसी निश्चितता पर। यही है क्वांटम वर्ड। किस पर चलती है क्वांटम वर्ड में? संभावनाओं पर। कोई चीज निश्चित नहीं होती, जैसे फिजिकल वर्ड में होती है, तो क्वांटम वर्ड में ऐसा नहीं होता। तो शायद फिजिकल वर्ड मैंने न्यूटन का एग्जांपल दिया, और बाकी गोपाल की इस कहानी के माध्यम से जो क्वांटम वर्ड की है, समझ गए होंगे। यानी ये भौतिक वर्ड नहीं है, ये क्या है? ये क्वांटम वर्ड है, जहां पर चीजें क्वांटम के नियमों से होती है, न्यूटन के नियमों से नहीं। जहां एक गेंद, इलेक्ट्रॉन दो जगहों पर एक साथ हो सकती है, फिजिकल वर्ड में संभव नहीं है। एक गेंद आप फेंकेंगे, या तो दीवार पे होगी, या तो आपके हाथ में होगी, या जमीन पर होगी। यानी इस क्वांटम वर्ड में बिजली दीवार पार कर सकती है, और चीजें यहां संभावनाओं पर चलती हैं, निश्चितता पर नहीं, जैसा कि फिजिकल वर्ड में होता है। आई होप आप समझ गए क्वांटम वर्ड। अब गोपाल का सपना यही था कि दीवार के पार बिजली को भेज देना, यानी ये जो दीवार है इसके पार बिजली को भेज देना। अब आते हैं हम इन तीनों के ऊपर। यानी गोपाल ने अपने दो दोस्तों के साथ एक प्रयोग किया, एक का नाम था जॉन क्लार्क, दूसरे का नाम था मिशेल डेवर, और गोपाल आप समझ गए तीसरा वाला बंदा था। तीनों ने मिलकर, अब किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला, इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, जरा देखिएगा।
जॉन क्लार्क, माइकल डेवर्ट और जॉन मार्टिनस, इन तीनों ने, यानी गोपाल ने अपने, गोपाल मान लीजिए किसी को, जॉन क्लार्क को या किसी को भी इनमें से, तो गोपाल ने अपने दो दोस्तों के साथ मिल करके प्रयोग किया, ठीक है, और तीनों ने मिल करके एक सर्किट बनाया। क्या बनाया? एक सर्किट बनाया, सर्किट बनाया जिसमें दो सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, और यानी जिसे हम बोलते हैं अधिचालक, और बीच में इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी जो रोकता है, समझिए खलनायक है, इंसुलेटर यानी रोधक परत। तो इन तीनों ने मिलकर एक सर्किट बनाया जिसमें दो सुपर कंडक्टर्स और बीच में इंसुलेटर था। सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः जहां भी इंसुलेटर आता है वहां पर बिजली का प्रवाह रुक जाता है, लेकिन जब उन्होंने प्रयोग किया तो बिजली दीवार को पार कर गई। लोग चौंक गए, यह कैसे हुआ? गोपाल हंसा और बोला, यह वही है जो मैंने बचपन में सोचा था, दीवार के पार की दुनिया। तो ये जो नोबेल पुरस्कार इन तीनों लोगों को मिला है वो दीवार के पार की दुनिया के लिए, जहां पर इंसुलेटर चीजों को रोक नहीं पा रहा। कोई भी रोधक परत है, इस रोधक परत को पार करके ऑब्जेक्ट्स एक दूसरा व्यवहार दिखा रहे हैं। इस खोज ने विज्ञान का इतिहास बदल दिया मेरे प्यारे बच्चों। यह पहली बार था जब क्वांटम बिहेवियर किसी छोटे कण में नहीं, इसके पहले छोटे कणों में क्वांटम के व्यवहार का अध्ययन किया गया। यह पहली बार था जब क्वांटम बिहेवियर यानी क्वांटम कैसे व्यवहार करते हैं, ये किसी छोटे कण में नहीं बल्कि पूरे, ये सर्किट मैंने बताया, पूरे सर्किट यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में दिखा, पूरे सर्किट में। यानी पहले माइक्रो स्तर पर हम ऐसा कह सकते हैं क्वांटम बिहेवियर का अध्ययन किया गया था, और अब इन तीनों ने मैक्रो, जैसे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, अब इन्होंने मैक्रो लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में यह घटना घटित होते हुए देखी। यानी पहले ये होती थी लेकिन किसी छोटे कण में, ये जो दीवार को पार करने वाले, लेकिन अब इन्होंने देखा कि भैया ये पूरे सर्किट में दिखा। यानी अरबों इलेक्ट्रॉनों का समूह, अरबों इलेक्ट्रॉन्स का, पहले छोटे, मतलब इसकी मात्रा में बहुत कम पर अध्ययन हुआ था। अरबों इलेक्ट्रॉन्स का समूह एक क्वांटम वेव, लहर, तरंग की तरह व्यवहार कर रहा था, एक साथ लय में। जैसे भजन आपने कोई सुनी हो, तो जैसे भजन कैसे होती है? जैसे भजन गाने वाला पूरा समूह एक साथ भजन गा रहा हो, और यहीं से क्वांटम कंप्यूटर का जन्म होता है, आप सबको पता है। गोपाल और उसके दोस्तों की इस खोज ने बताया कि बिजली के ये छोटे क्वांटम सर्किट अब इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते थे, लेकिन सामान्य जीरो और एक जो सामान्य कंप्यूटर में होता है उसकी तरह नहीं, बल्कि एक साथ एक बार जीरो में और एक बार एक, दोनों में। इसी से बना है, इसी खोज से बना है क्यूबिट। आप सबको पता है क्यूबिट, जो क्लासिकल बिट, जो बिट होता था, क्यूबिट यानी जो बिट होता था, उससे लाखों गुना ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब लाखों गुना ज्यादा बेहतर गणनाएं होने लगेगी। गणना मतलब डेटा, डेटा आज के समय का तेल है, उस डेटा के बेस पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं हर एक क्षेत्र में। तो गोपाल ने क्या सीखा जो वो हमको और आपको पास कर रहा है, और जो मैं आपको पास कर रहा हूं? और ये एक मोटिवेशनल वाक्य भी है जो आपको किसी भी निबंध में अपने मोटिवेशन के लिए यूज करना है। बच्चों, अगर मैं कहूं आप सबसे, हमने इस कहानी से क्या सीखा?
इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, लिख लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां कनेक्टेड है। अभी इसको और डिटेल जा करके समझाऊंगा, इतने से खत्म नहीं हो रहा, अभी तो असली चीज स्टार्ट होगी। बस ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नॉट फॉर मोटिवेशन, ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इन्वेंशन किए, उससे साबित हो रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस नजर बदलनी चाहिए। दीवारें भी पार की जा सकती हैं अगर तुम क्वांटम वाली सोच रखो, इन तीनों वैज्ञानिकों वाली सोच रखो। इसका मतलब तुम्हारी पहली रैंक हो सकती है, तुम्हारी दूसरी रैंक हो सकती है, तुम्हारी तीसरी रैंक हो सकती है, तुम्हारी ये रैंक हो सकती है। लेकिन जब सोचोगे तब ना, मान लो ये लोग बैठे रहते कि यार माइक्रो लेवल पर तो हमने जो है इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी कर ली है, क्या ही जरूरत है अब। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, माइक्रो से इतना बड़ा चेंज आया है, तो अब क्वांटम वर्ड को मैक्रो की भी समझ बनानी होगी, और फिर वहीं से हो गया। तो वही चीज आप अपने लिए भी सीख सकते हैं। यानी यह अब कोई भी निबंध जो आपसे, जहां पर आप किसी भी पराजय को विजय में बदलना चाहते हैं, किसी भी संभावना पर आप कोई भी ओपिनियन देना चाह रहे हैं निबंध लिखते समय, तो आप इन खोजों को बताते हुए बता दीजिएगा कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। मेरे बच्चों, बड़ा मजेदार एक दिव्या उपन्यास, आप उसको पढ़ेंगे। दिव्या उपन्यास का जो आमुख होता है, जैसे साहित्य लिखा जाता है तो संपादक जो होता है वो अपना एक विचार रखता है अपनी उस पुस्तक के बारे में, अपनी उस रचना के बारे में। और तो उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य भोक्ता भी है, सृजनकर्ता भी, यानी क्रिएटर भी है, कंज्यूमर भी है। आप इसको सामान्य ऐसे समझिए जिससे हर एक बच्चा समझ जा चुके। यानी मनुष्य करता भी है, भोगता भी है। करता मतलब कि सृजन करता है, और उसकी शक्ति असीम है। वो फंसता कहां है? अपने द्वारा बनाए गए विधान में। यानी जो भी हमने कानून बनाए हैं या जो समाज के नियम हैं, परंपराएं हैं, मनुष्य उसी में जाकर के फंस जाता है। खासकर वहां पर समाज से परिचित है, यानी समाज के विधि विधान। मनुष्य स्वतंत्र है, उसने सभी नियम कानून बनाए हैं, लेकिन वो अंत में जाकर के उन्हीं नियम कानूनों में फंस जाता है। और जो इससे बाहर निकलता है वही स्वतंत्र है। और दिव्या उपन्यास में उन्होंने यही दिखाया कि एक स्त्री कैसे समाज के बंधनों से निकल करके अपनी स्वतंत्रता अर्जित करती है। तो वही है, वही आप लोगों के लिए भी है कि जब हम सोचना क्या करते हैं कि हम हर चीज समझते हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, डिसिप्लिन में रहना है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद हम एकदम से उदास हो जाते हैं। अरे यार, हमारा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और सुनील सर, अब आप बताइए, क्या बताएं, क्या बताएं। सुनील सर की लाइफ से तो आपको रोज सीखना चाहिए। मैं चाहूं इसी इतनी कहानी से आपको बता दूं कि भैया ये हो गया आपका जो है क्वांटम के लिए जो नोबेल बुलाया, यानी मैक्रो क्वांटम पर काम करने के लिए। दैट्स इट, 3 लोगों को मिला भैया। और एक मॉडल क्वेश्चन ले लीजिए और निकलिए। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं इस असंभव को संभव बनाना चाहता हूं कि पहली रैंक कोई हिंदी माध्यम का बच्चा लगाए, इंग्लिश मीडियम का भी मेरा बच्चा लगाए, ऐसा नहीं है कि। बट मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो नहीं हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई गुजराती मीडियम का बच्चा पहली रैंक लगा जाए, पहली रैंक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली एक सिंबॉलिक मैंने लिया। कोई मराठी मीडियम का बच्चा लगा जाए, कोई ओडिया मीडियम का बच्चा लगा जाए, ये मेरा टारगेट है। तो ये संभव है क्योंकि ऐसा मैंने सोच रखा है, जिस पर मैं काम कर रहा हूं। जिस दिन सफल हो जाऊंगा उस दिन मेरा भी आविष्कार ऐसे ही नोबेल पुरस्कार वाला हो जाएगा। मतलब नोबेल पुरस्कार मतलब नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, मतलब उस इस एक एग्जाम में कम से कम एक माइलस्टोन तो सेट ही हो जाएगा कि जब से अंग्रेजों ने इसे बनाया तब से अभी तक इस पर अंग्रेजी वालों का ही पहली रैंक पर कब्जा रहा है, पहली बार।
सुनील अभिव्यक्ति के एक स्टूडेंट ने पहली रैंक लगाई। और देखो, लगाएगा तो वही, आप कुछ भी कर लीजिए, जो एकदम से क्लोज बच्चा होगा, प्लस मतलब बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहा होगा, उसको तमाम प्रोज एंड कॉन्स के बीच में इतना पता होगा कि यार सर अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं दे सकता है, वो 100% पॉजिटिव होगा, रिजल्ट वही करेगा, ये फिक्स है। और मेरे साथ मैं अपना और इसलिए कहता हूं बीच में लाने, क्योंकि मैं एक मात्र शायद ऐसा टीचर हूं जिसका मुख्य परीक्षा के 95% सिलेबस पर कंप्लीट कमांड है। मतलब हल्का फुल्का कमांड नहीं है, और अपने मुंह से कह रहा हूं, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 95% मेंस के सिलेबस पर पूरा कमांड है, कमांड है। और उस कमांड को बनाया है किसने? सुनील अभिव्यक्ति ने, इन 3 अखबारों ने, द हिंदू, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस। पिछले 20 सालों से, जब से मैं नहीं 12, 10, 22, 3, 15 सालों से जब से पत्रिका निकाल रहा हूं, वो हिंदू अखबार का ही मैं ट्रांसलेट करता था, फिर क्वेश्चन वगैरह लगा के निकालता था। और अभी पिछले, जब से आपके साथ यूट्यूब पे हूं 2019 से, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 साल हो गया ये पढ़ा रहा हूं। इतने टॉपिक रोज पढ़ता हूं, फिर आपको पढ़ाता हूं। ये है इस बात के पीछे कि जो मैं कहता हूं कि मेंस का 95% सिलेबस 100%, यानी कमांड में, सोचना नहीं है कि कब कहां कैसे बोलना है, सब दिमाग में फीड है प्रचंड मेहनत के द्वारा। तो यही तो आपसे चाहता हूं, यही मैं आपको दे देना चाहता हूं। तो इस नोबेल से आपने भी सीखा, मुझे भी मोटिवेशन मिला कि यार बात तो सही है। गोपाल का ये जो कहानी मैंने सुनाई कि उसकी दादी ने तो कह दिया था असंभव है, अगर वो दादी की बात मान लेता, या बात मान लेती, जैसे आपके आसपास भी बहुत सारी दादियां होंगी, मैं दादी मतलब केवल ग्रैंड मदर नहीं, दादी एक सिंबॉलिक वर्ड यूज की, आपके आसपास, आपके दोस्तों में, इधर उधर ना जाने कहां कहां बहुत सी दादियां होंगी जो आपसे ये कहेंगी कि अरे यार रहने दो, वो सुनील अभिव्यक्ति, उसका तो धंधा है, वो कहेगा ही कहेगा, कोचिंग वालों का तो ये काम ही है, कहेंगे कहेंगे। ऐसी बहुत सारी दादियां होंगी। लेकिन जो गोपाल होगा ना, वो दादी से नाराज नहीं होगा, झगड़ा नहीं करेगा, आर्ग्यू नहीं करेगा, वो दादी से कट के बड़ा होगा। यानी दादी से कटने का मतलब कि वहां से हट करके वो जाएगा, पढ़ाई करेगा, और जब वह साइंटिस्ट बनेगा तो साइंटिस्ट बन के जो उसने सोचा है कि दीवार के पार कर देंगे, यानी असंभव को संभव बनाएंगे, वह उसे संभव बना देगा। और वही आप सब भी कर पाएंगे। ऐसी दादियों से बचते हुए आप असंभव को संभव कर पाएंगे। समय लगेगा, हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो क्या गोपाल के जीवन में, जब से वो छोटा था, जब दीवार पे गेंद फेंक रहा था, क्या उसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए होंगे? लेकिन गोपाल अपनी उस सोच को कभी जाया नहीं जाने दिया, यानी उसकी सोच को, अपनी सोच के साथ वो कनेक्टेड रहा, बचपन की सोच के साथ। तब उसने असंभव को संभव कर दिया। तो आपकी भी जब सोच है तो दादियों को क्यों आने देते हो? क्या तुम्हारा विवेक तुम्हें अलाउ नहीं करता? स्वयं विचार कीजिए। तो ये मेरे बच्चे, यही यहां से हमने सीखा। चलिए अब हम, आज चूंकि एक ही टॉपिक ही है तो पूरा समय भी इस पे हम लोग लगाएंगे। अब चलिए इस विषय पर थोड़ा सा घुसा जाए अंदर की तरफ, ठीक है, पूरा समझते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसके 5 स्टेज होंगे आज के लेक्चर के। तो 5 पार्ट में, 5 पार्ट में इसको मैं समझाने जा रहा हूं। और इस 5 पार्ट में जो पहला पार्ट होगा, सबसे पहले हम उसी से लेक्चर की शुरुआत करेंगे, और वो है क्वांटम की कहानी। लिख लीजिएगा आप सब भी, क्वांटम की कहानी, बट आप, ठीक है ना, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस आएगा वो मैं बताता चलूंगा। तो भाग 1 पर, यानी पार्ट 1 पर हम आ गए, क्वांटम की कहानी, जिसमें हम क्या क्या सीखेंगे आप लिख लीजिएगा, जिससे कि कोई भी, यानी गोपाल की कहानी से आगे थोड़ा अब हम डीप जाएंगे। परिचय, कहानी और क्वांटम की बुनियाद, ये हम सीखने जा रहे हैं। हम सीख चुके हैं, लेकिन अब इसको फाइनल रूप देने जा रहे हैं, क्वांटम की बुनियाद।
क्यों मेरे बच्चों? क्योंकि आपने देख लिया एक मेंस का क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि नहीं। अब आए ना आए 26-27 में, बट संभावना तो पूरी है, क्योंकि एक प्रश्न आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिखा दिया। 2021 में आपसे पूछा गया था, 2014 के फिजिक्स के नोबेल पर। और चूंकि भारत का क्वांटम मिशन इसके साथ सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है कि इसको मैं आउट कर रहा हूं 2026 के लिए, आउट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। मेरी तरफ से टॉपिक आउट है। तो अगर आउट है और एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में आ रहा है और एक क्वेश्चन मेंस में आ रहा है, ध्यान से समझिए, और ऐसे में तो मैं इसको आपको प्रयोग करना सिखा ही दूंगा। आपको अच्छे से पता है विचारों पर ही ऐसे आ रहे हैं, तो ये सब विचार ही तो हैं। फ्यूचर में भी ऐसा ऐसे आएगा जिसमें ये आप जो क्वांटम फिजिक्स को लेकर के जो नोबेल दिया जा रहा है, आप आराम से यूज करेंगे। तो आप सोचिए कि 125 नंबर में भी वैल्यू एडिशन की भूमिका निभा रहा है। साइंस में 12.5 नंबर का प्रश्न आता है हमेशा, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा घुस जाया जाए कि आपको फिर इसमें कोई डाउट ना हो, कितना भी घुसड़ जाए यूपीएससी, क्योंकि प्रीलिम्स में घुसता है, आपको अच्छे से पता है। तो प्रीलिम्स में घुसता है तो आप फंसेंगे, लेकिन हम फंसने नहीं देंगे। आज जब प्रीलिम्स का लेक्चर होगा, अरे वो सारी, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो ढेर सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के मिलेंगे इस पर, जिससे छोटी छोटी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो डाउट होगा कल अपन क्लियर करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखिए, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, और ये स्टेटमेंट है अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन, वो कहते हैं कि विज्ञान तब मजेदार बनता है, विज्ञान तब मजेदार बनता है जब वह रहस्य और तर्क, जरा ध्यान से आइएगा, अभी रहस्य और तर्क अंडरलाइन कर रहा हूं, दोनों को साथ लेकर चलता है। क्या मस्त है। अब मैं एक निबंध लिखने जा रहा हूं, आप तब तक इस कोटेशन को पढ़िए। अक्सर मैं कोटेशन लिखता नहीं हूं, लंबा होता है तो बोल देता हूं, आप उसको बाद में लिख लेते हैं, लेकिन ये मैंने क्यों लिखा है, कुछ बच्चे चालाक होंगे, समझ जाएंगे। कल का जो निबंध था 2013 में, जो यूपीएससी ने पूछा था, विज्ञान और रहस्यवाद, साइंस एंड मिस्टिसिज्म, आर दे कंपैटिबल, मिस्टिसिज्म, क्या वे परस्पर संगत हैं, कंपैटिबल है। अब आप मुझे बताइए, क्या अल्बर्ट आइंस्टीन का ये जो स्टेटमेंट है, विज्ञान तब मजेदार बनता है जब वह, मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों शब्दों को पकड़िए, रहस्य और तर्क दोनों को साथ लेकर के चलता है। आप कहेंगे यस भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह स्टेटमेंट इस बात को प्रमाणित कर देता है कि विज्ञान और रहस्यवाद परस्पर संगत हैं, क्योंकि विज्ञान तर्क पर चलता है और रहस्य पर चलता है रहस्यवाद। यानी एक विश्वास पर और एक तर्क पर। कल पढ़ा था ना, विज्ञान आउटर वर्ल्ड यानी बाहरी विश्व को व्यवस्थित करता है, और रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म, इनर वर्ल्ड यानी हमारे आंतरिक विश्व को, आंतरिक विश्व यानी हमारा पूरा शरीर, उसको तंदुरुस्त बनाता है। तो इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी तो है। तो ये हो गया, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब हम इसी रहस्य और तर्क से पर्दा उठाने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही रहस्य और तर्क से पर्दा उठेगा तो दो निबंध और जिंदा होने वाले हैं, जिसमें से एक निबंध जो जिंदा होगा, उस निबंध का नाम है, आप सब 2013 वाला या 14 वाला है, आप देखिएगा, किसी भी राष्ट्र के विकास व सुरक्षा में, यानी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पैनेशिया यानी सब कुछ कहा जाता है। कि भाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हम जीडीपी भी बढ़ा सकते हैं, और उस जीडीपी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी यानी के द्वारा समाज में हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचा सकते हैं उस जीडीपी का लाभ। तो क्या हो गया, यानी विज्ञान से
हमने जीडीपी बढ़ाई। अरे भाई कैसे बढ़ाई? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा अगर एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, तो जीडीपी बड़ी हो जाएगी अपने आप, उत्पादन बेहतर होगा, ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? हम ही तो पढ़ते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 4 फैक्टर में अगर टेक्नोलॉजी लग जाए तो उत्पादन बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है परंपरागत अर्थव्यवस्थाएं, ट्रेडिशनल इकोनॉमी एंड मॉडर्न इकोनॉमी, यानी आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं। ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो मशीनों पर या पुरानी मशीनों पर जो चल रही हैं या मैन मेड इक्विपमेंट्स पर चल रही, ज्यादा से ज्यादा आधुनिक मशीनें अब देख सकते हैं आप कहां पहुंच चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राम। तो हमने क्या किया, विज्ञान से जीडीपी बढ़ा की और उस जीडीपी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जो समाज में हाशिए पर खड़े समाज में हाशिए पर खड़े व्यक्ति हैं। तो क्या हुआ, विकास के लिए तनेचिया हुआ कि नहीं, कि जीडीपी भी बढ़ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी हो रहा है, और सिक्योरिटी यानी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और उसके साथ साथ सीमाओं पर सुरक्षा के लिए भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने स्वाभाविक रूप से देख लिया, जिसमें फिजिकल वॉर करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने विज्ञान के द्वारा ही ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी प्राप्त की। अब चूंकि हमने नेशनल क्वांटम मिशन भी स्टार्ट किया और क्वांटम वर्ड में जो नोबेल मिला है वो भी आज हमारे सामने आ गया है, तो स्वाभाविक है जो क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन हमने शुरू किया, क्यों शुरू किया? जीडीपी बढ़ाने के लिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। तो इसलिए वह निबंध भी यहां से कनेक्ट हो रहा। तीसरा निबंध आ जाएगा 2020 में था मेरे प्यारे बच्चों, और वह निबंध था तीसरा वाला, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज ये क्यों हो रहा? आप कहेंगे सर ये तो, अब आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों, एक पिक्चर देखिए, एक पिक्चर देखिए, फिर वापस आते हैं। जो मैं दिखाना चाह रहा था लेकिन भूल गया, चलो इसी बहाने कुछ बातें और याद आ गई। ये पिक्चर देखिए आप, इसमें अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं पढ़ रहा हूं, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल दुनिया में इंटरनेट की स्पीड, कनेक्टिविटी बड़ा मैटर करती है। अब देखिए ये कौन है? यूएस। ये कौन है? यूएस। ये कौन है? यूएस, यानी अमेरिका के। तो ये जो भी रिसर्च हो रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज पर या हो चुके हैं, वो अमेरिका की लीडरशिप में। तो ऐसे में भारत को अगर अपने नेशनल क्वांटम मिशन को और मजबूत देना है तो अमेरिका के साथ हमें तकनीकी स्तर पर खासकर क्वांटम फिजिक्स को लेकर के सहयोग और मजबूत करने होंगे, और वहां से प्राप्त इनपुट के द्वारा अपने क्वांटम मिशन को एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल आयाम देना है, बहुआयामी स्वरूप उसका बनाना है, जिससे हम उसका बेहतर प्रयोग करते हुए विकास और सुरक्षा दोनों को मजबूती के साथ आगे ले जा सके, क्योंकि 2047 में भी विकसित भारत बनना है। समझ गए आप? इसलिए मैंने कहा कि भारत को क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि इंडस्ट्री, एकेडमिया कोलैबोरेशन होना चाहिए हिंदुस्तान में, तभी जो भी हम स्किल की कमी की बात करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है लेकिन स्किल नहीं है, वो स्किल तभी दूर हो पाएगा कि जो इंडस्ट्री की नीड है अगर वही हमारे स्कूल में पढ़ाया जाए, हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाए, तब तो जो वहां से पढ़ के निकलेंगे तुरंत उनको वह फैक्ट्री अपने यहां काम पे रख लेगी। पता चला हम पढ़ के जा रहे हैं बीए, एमए या बीकॉम, और बीकॉम में हमने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ ली जो वहां बिजनेस के एनवायरनमेंट के लिए सही ही नहीं, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बीकॉम करते रहिए आप। तो ये चीज आपको, इसलिए मैंने वह निबंध भी यहां पर लगाया। अब यहां पर एक चीज और आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूंगा, देख सकते हैं आप अमेरिका क्यों आगे है यार। कल हमने देखा उसमें भी 2 अमेरिका के थे, आज हमने पुरस्कार देखा इसमें भी 3 अमेरिका के, और ऐसा पीछे के जितने भी नोबेल पुरस्कार उसमें आप यही देखेंगे।
तो अमेरिका क्यों आगे? चाइना कितना भी दावा करे डिफेंस में, डिफेंस इक्विपमेंट में अमेरिका के आसपास भी चाइना नहीं है। अमेरिका से ही सामान मंगा के रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी की दुनिया खड़ी की है, जो उसकी अच्छी उपलब्धि है। हमारे मुकाबले तो अच्छी उपलब्धि है ही। तो इसलिए हमारे देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने, इसको लिख लीजिएगा, वे सपने जो हमें सोने ना दे, उसमें यह पॉइंट डाल दीजिएगा जो मैंने बताया कि हमारे यहां वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा होते हैं जिस तरीके से अमेरिका में है। क्यों? क्योंकि हम फंडामेंटल ड्यूटी, साइंटिफिक टेम्पर विकसित किया जाए, इसको घर परिवार, स्कूल कॉलेज के स्तर पर विकसित नहीं करते। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि आज के समय में प्रशासन और प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इसकी तरफ जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है जीएस पेपर 2 में, वो बढ़ रही क्यों? क्योंकि विज्ञान में इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि विज्ञान अब आकर्षक कैरियर नहीं रह गया। प्रश्न पूछा गया था कि नहीं? तो विज्ञान अब आकर्षक करियर नहीं रह गया। ये आपसे यूपीएससी पूछ रहा है। पूछा था कि नहीं पूछा था? बोलो भाई, कमेंट करो। विज्ञान अब स्कूलों में, कॉलेज में आकर्षक करियर नहीं रह गया, इसलिए यानी पढ़ के आप निकले तो आपको विज्ञान में क्या मिलने वाला है ये फैमिली को पता नहीं। तो रिजल्ट क्या हो रहा कि जो कॉलेज है वो एमबीए, इंजीनियरिंग, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस हो गए हैं और साइंटिफिक वातावरण स्कूल कॉलेज का खत्म हो रहा है। यही यूपीएससी का प्रश्न था जीएस पेपर 2 शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधन वाली यूनिट में, हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स वाली यूनिट में। तो साइंटिफिक टेम्पर कैसे विकसित होगा मेरे बच्चों? यही लिखिएगा आप, उस प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा ये वही स्वप्न जो हमें सोने नहीं दे रहा, चूंकि हमारे यहां साइंटिफिक टेम्पर, जिसको संविधान निर्माताओं ने मूल भाव के रूप में रखा था, लेकिन संविधान संशोधन करके इसमें यह शामिल किया गया। चूंकि जब संविधान संशोधन हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी को रखा गया, तो यह समझा गया कि यार फंडामेंटल ड्यूटी में हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, परिवार की, समाज की, स्कूल की, कॉलेज की, कि हम साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करें। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे यहां वैज्ञानिक मानसिकता नहीं, इसलिए हम कहीं नोबेल वगैरह में है ही नहीं। तो ये सोचने वाली बात भी है नहीं कि इस बार का नोबेल मिला और मार यूट्यूब पे वीडियो बना करके। अगर हम इसमें नहीं है तो रीजन क्या? क्योंकि हम अपने लोगों में साइंटिफिक टेम्पर बचपन से विकसित ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बस यही चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा पीसीएस बन जाए, हमारा बच्चा आईएएस बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। कोई कहता है कि हमारा बच्चा साइंटिस्ट बन जाए? क्या समाज में, पढ़े लिखे समाज में साइंटिस्ट की जो इज्जत है वो किसी पीसीएस अधिकारी से ज्यादा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक साइंटिस्ट और एक पीसीएस अधिकारी, एक कोई गांव के आसपास कोई बैठक हो रही हो और एक साइंटिस्ट पहुंचे और एक पीसीएस अधिकारी पहुंचे, उसी गांव का साइंटिस्ट भी हो, उसी गांव का पीसीएस अधिकारी भी हो, आप मुझे बताइए तालियां किस पे बजेंगी और सबसे ज्यादा सम्मान सोसाइटी किसको देगी? सोचिए, पीसीएस अधिकारी। वाई? जबकि वो पीसीएस अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी नौकर। या आईएएस अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकर, यानी सरकार की चीजों को लोगों तक ले जाना। लेकिन हमारा समाज उसको किस स्टीरियोटाइप चीज के साथ कनेक्ट कर चुका, जिसका खामियाजा उसी को भुगतना पड़ता है कि अधिकारियों से डरना। जबकि अधिकारियों से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, सीना तान के जाइए, अपना काम कराइए, आप करेंगे वो। लेकिन उस वैज्ञानिक, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उस वैज्ञानिक को क्या वो सम्मान समाज देगा, सोसाइटी देगी? नहीं देगी। तो जब हमें पता है, आपको पता है कि हमारा बच्चा जो है अगर ये वैज्ञानिक बनता है तो इसको वो सम्मान नहीं मिलेगा जब तक कि वो इसरो में जाकर के चंद्रयान का हेड ना बन जाए, तब भी नहीं मिलेगा। और एक पीसीएस अधिकारी को इतना मिलेगा, आईएएस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, या एसएससी के इंस्पेक्टर को इतना मिलेगा, तो क्या होगा? वो कहेगा कि भैया तुम दरोगा बनो, एसएससी करो, तुम और भी कुछ करो, सरकारी नौकरी करो।
तो हमारे समाज की मिस्टेक है। साइंटिफिक टेम्पर जिन बच्चों में है उनको हम घुमा करके कहां लेके चले जा रहे हैं, वहां जहां जो समाज चाहता है। इसलिए समाज ही जिम्मेदार हर एक चीज का है, ये आप याद रखिएगा। तो ये मैंने बताया आपको साइंटिफिक टेम्पर, क्योंकि कल को ये फ्यूचर का प्रश्न है जो मैंने डिस्कस किया ना, ये हवाबाजी नहीं है, ये फ्यूचर का प्रश्न है। और प्रश्न क्या वो भी लिख लीजिए आप। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधानों की कमी, वैज्ञानिक अनुसंधानों की कमी सामाजिक विचारों की देन है। सामाजिक विचारों की देन है, लिखिए आप, ऐसा ही प्रश्न आएंगे फ्यूचर में। चलिए अब फिर वापस आते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? एक बार कमेंट करेंगे हर एक चीज एकदम बिल्कुल 100%, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक है ना, ये साल भर अब आप इसको यूज करेंगे, अगले साल जब मिलेगा तब देखेंगे। साल भर इसको आपको चाहे पीसीएस दीजिए चाहे बिहार पीसीएस दीजिए। तो चलिए फिर से अब इसको आगे बढ़ाते हैं एक बार फिर से। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि विज्ञान तब मजेदार बनता है जब वह रहस्य और तर्क दोनों को साथ लेकर चलता है। आप अपने बचपन को याद करिए। बचपन में जब हम खेलते थे गोपाल की तरह, तो कभी गेंद दीवार से टकराकर लौट आती थी, कभी क्रिकेट की गेंद दीवार में फंस जाती थी। आप आंख बंद करिए, सोचिए कि तो हम और आप क्या सोचते थे। कभी कभी तो मन में आया रहा होगा कि यार ये गेंद ऐसा छक्का मारूं कि गेंद दीवार पार कर जाए। अब आप सोचिए कि जो आप उस समय कभी सोचे होंगे कि ऐसा छक्का मारूं गेंद दीवार छेद करती हुई पार कर जाए, और वो सच हो जाए। यानी सोचिए अगर कोई ऐसी दुनिया हो जहां गेंद सच में दीवार पार कर जाए। यही वो दुनिया है जिसे हम कहते हैं क्वांटम की दुनिया, जो मैंने आपको पढ़ा भी दिया, क्वांटम वर्ड, क्वांटम की दुनिया। अजीब लेकिन सच, जहां पर गेंद दीवार को पार कर जाती है, और जो एक सामान्य दुनिया है, ठीक है ना, जनरल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, उसमें गेंद दीवार को पार नहीं करती है। अब क्वांटम की दुनिया को एक बार फिर से समझिए आप। अब यहां पर हम ट्रेडिशनल कंटेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो यूपीएससी के लिए जरूरी होता है कि भाई क्वांटम क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। वहां पर हमने गोपाल के द्वारा आपको विषय में प्रवेश कराया। यहां पर अब हम थोड़ा सा टेक्निकल जा रहे हैं, जिससे कि यूपीएससी के लिए आप इसको यूज कर सके। तो क्वांटम वर्ड में सबसे पहले हमें क्या जानना है, भैया ये क्वांटम क्या है, क्वांटम शब्द का अर्थ क्या है। क्वांटम का अर्थ होता है सूक्ष्मतम स्तर पर, स्मॉलेस्ट, यानी सूक्ष्मतम, नॉट स्मॉल, स्मॉलेस्ट। तो क्वांटम शब्द का अर्थ है सूक्ष्मतम स्तर पर ऊर्जा या पदार्थ का छोटा टुकड़ा, किसी भी एनर्जी या पदार्थ का छोटा टुकड़ा, एनर्जी या मैटर का छोटा टुकड़ा। द स्मॉलेस्ट इन इनडिविजिबल पैकेट ऑफ एनर्जी या मैटर, ठीक है बेटा। यानी सूक्ष्मतम स्तर पर, सूक्ष्मतम स्तर पर ऊर्जा या पदार्थ, मैटर, एनर्जी या मैटर का छोटा टुकड़ा, नॉट बड़ा टुकड़ा, ठीक है ना। तो क्वांटम आप समझ गए। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए आप अपनी दुनिया जो मैंने यहां बनाई जनरल वर्ड को देखिए। ये जो हमारी दुनिया है, जो जनरल वर्ड है, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक है क्लासिकल वर्ड और एक है क्वांटम वर्ड। यानी आप ये जो हमारी दुनिया है जहां पर आज हम और आप हैं, यह दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक होता है क्लासिकल वर्ड, जैसे आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो एक शब्द आता ना कि क्लासिकल इकोनॉमी के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था प्राइमरी से सीधे टर्शियरी में चली गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी यहां
इकोनॉमी के सेंटर में आया नहीं? ऐसा प्रश्न पूछा था ना 2014 या 15 में। तो क्लासिकल इकोनॉमी क्या कहती है? कहती है कि भैया कोई भी अर्थव्यवस्था पहले प्राइमरी सेक्टर में जाएगी, फिर सेकेंडरी में और फिर टर्शियरी में जाएगी। लेकिन भारत में कृषि के बाद सीधा सेवा क्षेत्र आ गया। ऐसा यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, फिर पूछा था कि क्या बिना औद्योगिक आधार के कोई देश विकसित बन सकता है? तो क्लासिकल शब्द समझाने के लिए बात मैं कह रहा हूं। क्लासिकल यानी आप ऐसा समझिए परंपरागत, सामान्य, लेमन लैंग्वेज में। तो क्लासिकल वर्ड, क्योंकि अगर क्लासिकल को मैं लूं शास्त्रीय दुनिया, तो थोड़ा सा शास्त्रीय दुनिया, क्लासिकल यानी एक सामान्य, जनरल। तो क्लासिकल वर्ड यानी हमारी दुनिया, जहां पर आज मैं बैठा हूं, जहां पर आप सब बैठ करके मेरा लेक्चर ले रहे हैं। बच्चों बस दो चीज आपको याद रखनी है कि यह जो विश्व है, जो आज हमारे सामने है, ये दो हिस्सों में बंटा हुआ। एक हिस्सा है जनरल, जिसे हम क्लासिकल वर्ड कहते हैं, और दूसरा है क्वांटम वर्ड। क्लासिकल वर्ड जहां न्यूटन के नियम चलते हैं, जो मैंने आपको बताया, क्रिया प्रतिक्रिया एंड सो ऑन, जितने भी नियम है उनके, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से लेकर के। तो एक क्लासिकल वर्ड है जहां पर न्यूटन के नियम चलते हैं, और एक क्वांटम वर्ड है ये वाला मेरे प्यारे बच्चों, जहां छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और ये कुछ अजीब व्यवहार करते हैं जो न्यूटन वाली दुनिया में यानी क्लासिकल वर्ड में नहीं होते हैं। कुछ अजीब व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। अब इस अजीब व्यवहार को समझने के लिए एक चार्ट मैं आपके सामने रखूं तो शायद आप इसे और डीपली समझ पाएंगे। यानी क्लासिकल वर्ड और क्वांटम वर्ड, इसको आपको समझना होगा बेटा, तब हम लोग इस विषय को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चूंकि प्रीलिम्स के लिए आपको ये थोड़ा सा ज्यादा घुसा रहा हूं, क्योंकि अब प्रीलिम्स का कोई भी प्रश्न अगर आए तो फिर आप उसको इस मतलब मिस ना हो आपसे, ठीक है ना। और यहां पर मैं लिख लेता हूं इन दोनों को समझाने के लिए एग्जाम्पल यानी उदाहरण। यानी तीन कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। अब इसमें आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे क्लासिकल वर्ड में अगर हम एग्जाम्पल लें उसी गेंद का, बॉल का, तो क्लासिकल वर्ड में क्या रहेगी, हम जहां फेंकेंगे वो एक ही, अगर हमारे हाथ में है तो हमारे हाथ में रहेगी, दीवार पे फेंक देंगे तो टच होने के बाद दीवार पर जाएगी, तो उसकी एक स्थिति हमारे हाथ में, एक दीवार में, या एक स्थिति हवा में जब वो दीवार और हाथ के बीच में आएगी। तो क्लासिकल वर्ड में यह गेंद एक ही जगह पर होती है, और क्वांटम वर्ड में ये क्या होती है, एक साथ दो जगह पर होती है, एक साथ दो जगह पर होती है, ठीक है। इस जब कोई भी चीज एक साथ दो जगह पर हो तो उसे क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन। अरे भैया सुपरमैन आप पढ़ते हैं ना, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, तो यह क्वांटम वर्ड में जो सुपरमैन स्पाइडरमैन होता है उसको हम सुपर पोजिशन कहते हैं, कि एक ही आदमी यहां भी है वहां भी, ठीक है। एक साथ जो दो जगह यह गेंद आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। तो गेंद हो गया। अब इसके बाद आती है दीवार। अब दीवार क्या करेगी, दीवार गेंद को रोक देती है, ठीक है ना। किसमें, क्लासिकल, जो हम और आप बचपन में, जो गोपाल के बचपन में हो रहा था, ठीक है। अब क्वांटम में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा वाला पॉइंट आप लेकर के जाएंगे, तो कण या हम कहें गेंद दीवार पार कर जाती, कण मतलब यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कण दीवार पार कर लेता है। और जब कण दीवार पार कर लेता है, अब आपको पहला शब्द समझाने जा रहा हूं जो आज के टॉपिक से कनेक्टेड है, यानी जिसके लिए मुड़ा है। जब कण दीवार को पार कर लेती, इसी को बोलते हैं बेटा टनलिंग। क्या बोलते हैं, टनलिंग, टनलिंग, ठीक है ना, जिसके लिए यह पुरस्कार मिला, टनलिंग। क्या है टनलिंग, TUNNELLING, क्या बोलते हैं इसे, टनलिंग मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा पॉइंट इसके लिए। तो टनलिंग समझ में आ गया, क्वांटम टनलिंग के लिए ये मिला है। और टनलिंग क्या है, एक बार सब बच्चे बताएं,
बिना कोई जोर दिए 100% दिमाग में घुस गया है कि नहीं, कि जब कण दीवार पार कर लेता उसे बोलते हैं टनलिंग। अब आता है, क्योंकि गेंद फेंक रहे हैं, दीवार पे फेंक रहे हैं, तो एक और कंपोनेंट होता है जिसके आधार पर हमें यह डिस्कशन करना चाहिए, उसे बोलते हैं स्पीड। ऑब्वियस है। तो क्लासिकल वर्ड में स्पीड क्या होती है? धीरे धीरे बदलती है। जैसे धीरे धीरे बदलती है का मतलब, सॉरी, धीरे धीरे बदलती, इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कि हमने बॉल फेंका तो ऑब्वियस है यहां से जिस स्पीड से फेंका, फिर बीच में जो स्पीड है और जो दीवार पे, तीनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? यानी धीरे धीरे स्पीड बदलती है। लेकिन क्वांटम वर्ड में क्या होता है? यानी एक एनर्जी लेवल यहां पर तय होता है, ठीक है ना? यानी फिक्स एनर्जी लेवल पर यह स्पीड बनी रहती है। जैसे हमने कहा 10 km पर आवर, तो ये इसी पर चलेगी, इसमें कोई तीन अवस्था नहीं होगी, धीरे धीरे नहीं बदलेगी। यानी ये क्या होगा, एक बार सेट कर दिया जाएगा तो उसी पर चलेगी, ठीक है? केवल तय एनर्जी लेवल्स पर ही यहां स्पीड चलती है। यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे। जैसे अगर हम ट्रेन चलाएं तो ट्रेन की स्पीड एकाएक नहीं बढ़ती ना, धीरे, फिर थोड़ा तेज, फिर जैसी परिस्थिति सिचुएशन, फिर कम। यहां पर क्या, स्पीड तय है, फिक्स है, उसी पर वो चलेगी। कम धीरे धीरे का कोई मतलब नहीं है। अब आता है, अच्छा भाई, क्या यहां कोई नियम भी काम करते हैं? जी हां। जो क्लासिकल वर्ड है वहां पर निश्चित नियम है कि भाई न्यूटन का ये लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होंगी, जिसे हम डिटरमिनिस्टिक्स कहते हैं, यानी कि हर चीज सुनिश्चित है। लेकिन अगर हम नियम के आधार पर जाएंगे कहां पर, क्वांटम वर्ड में, तो यहां कुछ निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है तो क्या है, संभाव्यता आधारित है। ये संभाव्यता पर, जो आप प्रीलिम्स में सी सेट में पढ़ते हैं ना, प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटिस्टिक है, यानी संभाव्यता आधारित है। यानी ये संभाव्यता पर कि यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। पॉइंट इज क्लियर? जिसे हम, आप ऐसा समझें कि यहां पर जैन धर्म का जो शादवाद है ना सिद्धांत, कि है भी, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, ये समझिए उस तरीके के प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, संभाव्यता आधारित। तो आप समझ गए बेटा? यानी क्लासिकल वर्ड में गेंद, दीवार, स्पीड और नियम, और क्वांटम वर्ड में गेंद, दीवार, स्पीड और नियम। समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो आपने क्या सीखा गोपाल की कहानी से और उसके आगे की कहानी से, कि क्वांटम दुनिया में कोई भी कण दीवार पार कर सकता है। ये देख सकते हैं, कण दीवार पार कर लेता है, इसे हम क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। तो हमने सीख लिया, यानी गोपाल की कहानी को अब हमने प्रैक्टिकल रूप दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने क्वांटम को बहुत अच्छे से समझा, क्वांटम टनलिंग को समझा। अब इसके बाद जो अगली चीज हम समझेंगे उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। और अगर समझ में आए तो लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि सर अब साइंस आप ही निपटा दीजिए, चूंकि जब अगर ये समझ में आए पूरी चीज बहुत अच्छे से, तो आप लोग कमेंट, अगर समझ में आए तभी, कि सर अब साइंस आप ही पढ़ाइए। मैं, ठीक है ना, इस बार, पिछली बार तो रह गया, मैं नहीं पढ़ा पाया फैकल्टी के चक्कर में कि ये पढ़ा देंगे वो पढ़ा देंगे। अब की बार अगर पूरा समझ में आया, अभी इसमें काफी टाइम लगेगा, तो अब हम क्वांटम मैकेनिक्स को समझेंगे। तो क्वांटम समझ गए, अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? तो क्वांटम मैकेनिक्स एक साइंस है मेरे बच्चों, एक विज्ञान है, अगर इसको आप समझना चाहें, यानी इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा अगर आप समझना चाहें, तो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम यांत्रिकी वह विज्ञान है जो एटॉम्स, यानी परमाणु, और इलेक्ट्रॉन जैसे जो छोटे कण होते हैं, और इनके जो
अजीब व्यवहार होते हैं जो मैंने पीछे बताया, इनके अजीब व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी इलेक्ट्रॉन, परमाणु, इनके जो अजीब व्यवहार होते हैं इनका अध्ययन करता है। आप कहेंगे सर इन एटॉम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन छोटे कणों के अजीब व्यवहार का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि ये छोटे कण भले हैं लेकिन देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी ये छोटे कण हैं पर ये हमारे रोजमर्रा के नियमों को मानते ही नहीं है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो क्यों इनके अजीब व्यवहार की स्टडी की जाती है? क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के जो नियम उनको नहीं मानते। यानी जो निश्चितता वाला हमारा नियम है ना, रियल वर्ल्ड में पढ़ा था भी आपने, जहां पर न्यूटन के नियम चलते हैं, वो कुछ नहीं मानता है। यानी ये श्योरिटी पर नहीं चलते, कोई चीज निश्चित हो उस पर ये नहीं चलते, ये संभाव्यता पर चलते हैं, प्रोबेबिलिटी पर चलते हैं। इसलिए इनका अध्ययन जरूरी होता है। समझ गए क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और क्यों इसका अध्ययन होना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों वैज्ञानिक करते हैं? आप कहेंगे हाँ सर समझ गए, लेकिन अगर एक छोटा सा एग्जांपल आप बता देते तो और अच्छे से समझ जाते। हम कहेंगे चलिए भाई एक उदाहरण से भी बताते हैं। जैसे आप कोई गेंद फेंकते हैं तो आपको पता होता है कि वो कहां गिरेगी, आइडिया लगता है कि नहीं? अगर आपने कस के फेंका तो लग जाता है कि जितनी स्पीड से फेंक रहे हाथ यहां आपका अपने आप पहुंचता है, या कभी कभी सीधे आ रही यहां पहुंचता है या इधर पहुंच जाता है। यानी अगर आप गेंद फेंकते हैं रियल वर्ल्ड में तो आपको पता होगा कि वो कहां गिरेगी, पर इलेक्ट्रॉन फेंकोगे गेंद की जगह अगर इलेक्ट्रॉन फेंकोगे तो केवल एक संभावना बता सकते हो कि वो कहां होगा। ये नहीं बता सकते हो कि मैंने गेंद बीच वाले पार्ट पर फेंकी है तो गेंद सीधे आएगी, नहीं, वहां नहीं बता सकते, वहां पर संभावना बताओगे। ठीक है ना? क्योंकि गेंद इसलिए आप बता पा रहे हो कि दीवार पर फेंका, न्यूटन का नियम लगा, आपके पास वापस आई, तो वो एक श्योरिटी है। बट इलेक्ट्रॉन अगर फेंकोगे तो केवल संभावना बता सकते हो कि वो कहां होगा। ठीक है ना? क्लियर बेटा? ठीक हो गया? अब आते हैं क्वांटम फिजिक्स। अगर आपकी समझ में आ गई है तो अब इस क्वांटम, यानी क्वांटम पहले समझाया, फिर क्वांटम फिजिक्स समझाया, अब दूसरी चीज के बाद तीसरी चीज जो हम समझेंगे वो है क्वांटम बिहेवियर। तब हम और अच्छे से क्या समझेंगे? क्वांटम बिहेवियर। अच्छा एक बार मुझे बताना बच्चों, क्वांटम व्यवहार, क्या साइंस थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है पढ़ना, या मजा आ रहा है? कि मतलब गोपाल वगैरह अगर आ जा रहे हैं बीच में, उदाहरण अगर आ जा रहे हैं तो चीजें आप और इजीली कर पा रहे हैं? एक बार मुझे बताओ, इजी लग रहा है? क्योंकि आनंद आना चाहिए क्लास में, बोरिंग नहीं होनी चाहिए क्लास। ठीक है, तो क्वांटम व्यवहार, क्वांटम व्यवहार के तीन प्रमुख सिद्धांत होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। क्वांटम कैसे व्यवहार करता है उसी को हम बोलते हैं क्वांटम व्यवहार की स्टडी, क्वांटम व्यवहार का अध्ययन। तो क्वांटम व्यवहार तीन प्रमुख सिद्धांत होते हैं इसके। ठीक है, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं सुपर पोजिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन। इंग्लिश में भी यही, हिंदी में भी यही कहेंगे, सुपर पोजिशन, यानी वही सुपरमैन वाली। इसका मतलब होता है कोई कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे मैं बैठा हूं तभी केवल बैठा ही रहूंगा मैं, ऐसे ही। इसका मतलब मेरा जो बिहेवियर है वो रियल वर्ड का बिहेवियर है, क्वांटम वर्ड का बिहेवियर नहीं। क्वांटम बिहेवियर में सुपर पोजिशन होती है। मेरी क्या है, जनरल पोजिशन है। कोई कण एक ही समय में यहां भी हो सकता है, 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 और कण एक ही है। ये कई अवस्थाओं में हो सकता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे बचपन में जब टीचर आपसे पूछते थे कि मुन्ना मुन्नी तुम घर पर पढ़े थे जो मैंने पढ़ाया था, तो ऐसे में मुन्ना मुन्नी क्या कहते थे? सर। अगर मान लीजिए मुन्ना मुन्नी ऐसे कह दें कि सर हां भी और नहीं भी, यानी पढ़े भी थे और नहीं भी पढ़े थे। स्यादवाद, जैन धर्म का स्यादवाद बेटा यही है, सुपरपोजिशन।
और इसको मत ऐसे समझिएगा कि मैं केवल कहने के लिए कह दे रहा हूं, मैं इस पे तर्क कर सकता हूं। जैन धर्म का स्यादवाद यही है, क्वांटम का सुपरपोजिशन। यानी सुपरपोजिशन का मतलब हो गया कि कोई भी कण, कोई भी पदार्थ, मैटर, वो जीरो और एक दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। और जब यह पता लगा कि कोई भी कण, पार्टिकल या मैटर जीरो और एक दोनों अवस्थाओं में रह सकता है, तो यहीं से किसका जन्म होता है? क्वांटम कंप्यूटर का जन्म होता है। यही क्वांटम कंप्यूटर का आधार बनता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर से अलग होता है। मजा आ गया बेटा? मजा आ गया? क्वांटम कंप्यूटर तक हम पहुंच गए। ठीक है, पिक्चर क्लियर हो गई भाई? एक बार बताइए मुझे। तो क्वांटम बिहेवियर के 3 सिद्धांत, एक सुपरपोजिशन हो गया। अब दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहां हम पढ़ रहे थे? हाँ, 3 प्रमुख सिद्धांत में अब दूसरे सिद्धांत की तरफ चलें, जिससे इधर उधर ना भटकना पड़े। क्वांटम बिहेवियर में कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा है टनलिंग इफेक्ट। इफेक्ट यानी टनलिंग प्रभाव। अब ये क्या होती है टनलिंग प्रभाव? ऑब्वियस है, ये एक घटना है। जैसे कोई भी आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, एक घटना ही होती है। तो यह वह अब आपके मन में आना चाहिए, सर कैसी घटना होती है टनलिंग? तो यह वह घटना होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई पार्टिकल, जब कोई कण ऊर्जा की बाधा, यानी कोई भी ऊर्जा जब जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो उसमें कुछ अवरोध लगता है, तो ऊर्जा की का जो बैरियर है उसको पार कर जाता है। उसी को टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी ऊर्जा के प्रवाह में कोई बाधा नहीं आती। यानी यह एक घटना है, और यह वह घटना है जब कोई कण ऊर्जा की जो बाधा है, जो बैरियर, उसको पार कर जाता है। ठीक है? और कब पार कर जाता है? भले ही पार करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना, किसी भी बैरियर को पार करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? पड़ती है कि नहीं? जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, तो हर्डल अगर यहां पर लगा दिया जाए, तो इस हर्डल को जंप करने के लिए आपको अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ेगी कि नहीं? सामान्य रूप से दौड़ते आए, फिर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए इसको जंप करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या है? एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। यानी टनलिंग इफेक्ट वह घटना है जब कोई कण ऊर्जा की बाधा को पार कर जाता है, भले ही उसके पास, किसके पास? कण के पास उस बाधा को पार करने की ऊर्जा ना हो। यही इसकी खासियत है ना। यानी बहुत एफिशिएंट एनर्जी प्रभाव यहां उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसको आप एक और एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आप दीवार के उस पार जाना चाहते हैं। जैसे ये हो गई दीवार, इसको आप एज दीवार, अब आप इसके पार, यानी मैं इसके पार जाना चाहता हूं कि पीछे पहुंच जाऊं। अब इसके पार जाने के लिए अगर मेरे पास सीढ़ी नहीं है, दरवाजा नहीं है, तो क्या मैं जा पाऊंगा? सीढ़ी होगी तो लगा के इसके पार निकल जाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड में हूं, या हम कहें मैं क्लासिकल वर्ल्ड में हूं, न्यूटन के विश्व में हूं। पर क्वांटम की दुनिया में इस दीवाल को वो जो कण है वो सीधा पार कर जाते हैं, उन्हें सीढ़ी या दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आप समझ गए। यह कुछ वैसे है जैसे इस दीवार में, कल्पना कीजिए बोर्ड दीवार है, टनल यानी सुरंग बना करके वह कण निकल गया। यानी हमको और आपको इसको पार करना है, तो हम क्या करेंगे? सीढ़ी लगाएंगे। ठीक है, या एक दरवाजा होगा, उसको खोल करके जाएंगे। बट क्वांटम की दुनिया में क्या है? वह कण ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे इसी दीवार में छेद करेगा, टनल यानी सुरंग बना करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी क्वांटम की दुनिया में जो कण है, जादू की तरह दीवार पार कर जाता है, जैसे दीवार में टनल बनाकर निकल गया। जैसे जादू दिखाया जाता है ना, चाकू लेकर के मुंह के अंदर चले गए। बट वो चाकू बेटा क्या होता है, या
तलवार क्या होता है, वो पहले से ही ऐसी बनी होती है कि वो मुंह में डालते हैं तो वो गले में नहीं जाती, वो मुंह में ही यहीं पर इकट्ठा हो जाती है, फिर उसको निकाल देते हैं और फिर आपसे कहते हैं वाह वाह, आप ताली बजाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, हो गया, पॉइंट इज क्लियर बेटा। तो एक एक चीज ये प्रीलिम्स का, इसको कई बार सुनना पड़ेगा क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि क्वांटम टनलिंग क्या है प्रीलिम्स में, या क्वांटम टनलिंग का संबंध किससे है। तो भैया याद रखिएगा, ये क्वांटम बिहेवियर के 3 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। ठीक है, तो क्वांटम बिहेवियर में हमने पढ़ा सुपरपोजिशन, जिसके द्वारा क्वांटम कंप्यूटर हमारे सामने आए। दूसरा क्वांटम टनलिंग हमने पढ़ा, जिसे हम टनलिंग इफेक्ट कह रहे हैं, जिसके लिए इस बार का नोबेल मिला। इसमें था कि भैया किसी भी कण को दीवार को पार करने के लिए अलग से कोई ऊर्जा ऊर्जा की जरूरत नहीं, अपनी उसी ऊर्जा के द्वारा आसानी से इसे पार कर जाता है। अब तीसरा आता है यानी क्वांटम बिहेवियर में, यहां लिख देता हूं जिससे एकदम कंफ्यूजन ना हो, एनर्जी क्वांटिजेशन। क्वांटिजेशन, ऊर्जा का मात्राकरण। ठीक है, अब ये ऊर्जा का मात्राकरण क्या है, क्वांटिटी, कुछ ऐसा आप अनुमान लगाइए। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम प्रिंसिपल क्या कहता है, क्वांटम सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा लगातार नहीं बढ़ती, बल्कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं। तो जो क्वांटम शब्द क्या, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट। सिंपल, इसमें तो मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं। यानी क्वांटम प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऊर्जा कॉन्टिन्यूअसली नहीं बढ़ती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में होती हैं, जिन्हें हम क्वांटम्स कहते हैं। ठीक है, इसको आप कुछ ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए आप छत पर जाना चाह रहे हैं और सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, ये है आपकी सीढ़ियां। तो जैसे जब आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो आप केवल पायदानों पर खड़े हो सकते हैं, यानी ये जो पायदान है यहीं खड़े होंगे ना, बीच हवा में क्या यहां खड़े हो सकते हैं क्या, बीच हवा में, यहां पर जहां पर ये है बीच हवा, नहीं खड़े हो सकते। आपको खड़े होने के लिए ये पायदान चाहिए होगा, अदरवाइज आप गिर जाएंगे। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, केवल तय ऊर्जा स्तरों में रह सकते हैं, यानी उनका एक एनर्जी लेवल सेट कर दिया जाता है, वो उसी पर रहते हैं। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते समय सीढ़ी के पायदान पर रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब भी महत्वपूर्ण है। क्वांटिजेशन ऑफ एनर्जी का संबंध किससे है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आई होप आप समझ गए। अब अगर ये तीनों प्रिंसिपल आप समझ गए तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं, जिससे आप इसको और गहराई के साथ समझ पाए। यानी ये बड़ा टॉपिक है बेटा। अब आता है, एक हेडिंग बना देता हूं, क्वांटम और हमारी रोजमर्रा की दुनिया। ये आज का हमारे सेशन का ये अंतिम टॉपिक होगा, लेकिन इसके बाद 4 पार्ट इस लेक्चर के और होंगे, जिसे हम आज ही कंप्लीट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, लेकिन पहले इसको आप पढ़ लें, क्योंकि उन दोनों पार्ट को भी खत्म करने में मुझे कम से कम 2 घंटे और चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको क्वांटम का पूरा सिस्टम समझा रहा हूं, जो प्रीलिम्स 2026 में आपके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, क्वांटम और हमारी रोजमर्रा की दुनिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं ना बेटा साइंस में। अब आता है, यानी यहां लिख देता हूं रोज की चीज। अरे भैया यही 2021 वाला प्रश्न है, रोज की चीज। और फिर एक तरफ लिख देता हूं क्लासिकल नियम, यानी जो हमारी दुनिया है उसके नियम जिसमें हम रह रहे हैं, और एक क्वांटम नियम हम यहां पर लिख दें। ठीक है ना, क्वांटम रूल या क्वांटम नियम। ठीक है बच्चों, क्या है क्वांटम नियम, अब इसको आप जरा सा देखिए। रोज की चीज और क्लासिकल नियम में कैसे उनका बिहेवियर होता है और क्वांटम रूल में कैसे उनका बिहेवियर होता है। अब आप देखें, जैसे हम कहें टार्च की रोशनी, अक्सर आप लोगों ने यूज किया होगा टार्च की रोशनी, जब आप टार्च की रोशनी जलाते हैं तो आपने एक बार जला दिया तो क्या होता है, लगातार चलती है कि नहीं चलती। एक बार आपने ऑन कर दिया तो चल रही, जब तक आप उसे बंद नहीं करेंगे। और क्वांटम नियम में टार्च की रोशनी छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में आती है, छोटे छोटे फोटॉन के रूप में आती है।
छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में आती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं अब ये प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछे तो कितना मजा आएगा, आपको चीजें क्लियर हैं। फिर आता है बिजली का प्रवाह, एक स्थान से जो बिजली दूसरे स्थान पर जाती है, बिजली का प्रवाह कहते हैं उसे। क्लासिकल में क्या है, निरंतर प्रवाह होता है, निरंतर करंट चलती है, निरंतर धारा, ठीक है ना। और यहां पर कैसे चलती है बिजली का प्रवाह, कैसे होता है क्वांटम नियमों में। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम कूदने से, क्वांटम आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम कूदने से यह चलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अरे भैया, इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम कूदने का मतलब क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, कहता है कि ऊर्जा लगातार नहीं बढ़ती है, आपने क्लासिकल में देखा लगातार बह रही है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में होती है जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। तो वही इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम कूदने से, यानी जब इलेक्ट्रॉन क्वांटम जंप मारते हैं, ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से बिजली का प्रवाह सुनिश्चित होता है। आई होप आप यह पॉइंट भी समझ गए, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब आता है टीवी का जो एलईडी होता है, ये सतत प्रकाश देता है, किसमें, क्लासिकल नियम में, ठीक है ना। और क्वांटम रूल में अगर हम देखेंगे तो जब इसी टीवी का एलईडी में क्वांटम ट्रांजिशन होता है बेटा, क्वांटम ट्रांजिशन, तो इससे रंग बनता है, ठीक है ना। कैसे, आपने कभी जब टीवी खोली हो तो उसमें पिक्सल चमकते हैं, तो ये जो पिक्सल चमकते हैं वो क्वांटम जो कण होते हैं उनकी नाचती हुई संरचना होती है। हर रंग, हर चमक जो भी आप टीवी में देखते हैं वो क्वांटम ट्रांजिशन का ही खेल है मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप आप समझ गए हैं क्वांटम और हमारी रोजमर्रा की दुनिया, टीवी वगैरह में जो चमकता है किसका इंपैक्ट है आपसे पूछ सकता है, तो क्वांटम रूल का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और टर्म आपको समझना, फिर तीनों दोस्तों के प्रयोग पर आकर के आज का सेशन एंड करेंगे, मतलब ये पार्ट 1। अब एक बार आपको सुपर कंडक्टिविटी भी समझनी पड़ेगी, ठीक है ना, अधिचालकता, ठीक है ना, क्वांटम का चमत्कार के नाम से इसे आप समझिएगा। मेरे बच्चों, जब कोई भी पदार्थ बहुत ठंडा हो जाता है, यानी आप मानिए लगभग 273 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम कह सकते हैं नियर एब्सोल्यूट जीरो, तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई पदार्थ, कोई भी मैटर मान लीजिए इतना ठंडा हो गया है, तो इसका विद्युत प्रतिरोध, यानी जो भी विद्युत रेजिस्टेंस है, विद्युत प्रतिरोध है, वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर शून्य हो जाता है। ऐसे ही पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर यानी अधिचालक। इसका मतलब क्या होता है, बिना किसी नुकसान के बिजली हमेशा ट्रांसमिट करती रहती है, बहती रहती है। उदाहरण के लिए आप सोचिए कि अगर आपकी मोटर बाइक, चूंकि आपके पास बाइक होगी, आपकी मोटर बाइक का पेट्रोल कभी खत्म ही ना हो, बस चलता ही जाए, तो कितना आनंदित आप महसूस करेंगे। सेम वैसे ही सुपर कंडक्टर्स में ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती। अब आपसे प्रश्न पूछ ले, सुपर कंडक्टिविटी जो है वह किस टेम्परेचर पर, प्रीलिम्स में पूछ ले किस तापमान पर प्राप्त होती है, तो आप लिख पाएंगे वेरी लो टेम्परेचर। मजा आ गया, यानी एक ऑप्शन दे उच्च तापमान, एक दे साधारण तापमान, और एक दे अत्यंत निम्न तापमान, एक दे मध्य तापमान, तो आप क्या मारेंगे, मार देंगे ना वेरी लो टेम्परेचर। आई होप यहां तक की सारी पिक्चर क्लियर है। अब आते हैं क्वांटम स्टोरी। क्वांटम स्टोरी यानी तीन दोस्तों का प्रयोग। अब हम आ गए, यानी आज के टॉपिक पे इतना समझाने के बाद तीन दोस्तों का प्रयोग, ठीक है ना।
और इन तीनों का नाम आप सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। यूएसए के ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं जिनको यह नोबेल पुरस्कार मिला है, प्रोफेसर जॉन क्लार्क, माइकल डेविड और जॉन मार्टिनिस, जो कि स्टूडेंट था। ये भी याद रखिएगा, जॉन मार्टिनिस क्या था, वो स्टूडेंट था, पीएचडी स्टूडेंट था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेसर हो तभी कुछ कर पाएंगे। दो इसमें प्रोफेसर थे, मिस्टर क्लार्क, मिस्टर माइकल, ये दोनों क्या थे, और पीएचडी स्टूडेंट था जॉन मार्टिनिस। इन तीनों ने मिलकर के एक ऐसा प्रयोग किया मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने इतिहास बदल दिया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इन्होंने क्या प्रयोग किया? इनके सामने प्रश्न था कि अगर छोटे कण, अब आप इसको बहुत बढ़िया समझिएगा, कि अगर छोटे कण, यही वो लोग प्रयोग कर रहे हैं, अगर छोटे, मतलब उन्होंने इसी पर प्रयोग किया, अगर छोटे कण क्वांटम बिहेवियर क्यूबी दिखा सकते हैं। और क्वांटम बिहेवियर के 3 सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, सुपरपोजिशन, टनलिंग, ठीक है ना, और ऊर्जा का जो मात्रा वाला हिस्सा, तीनों आपको पढ़ा चुका हूं। तो हर चीज कनेक्टेड, इसको अलग से मत लीजिएगा। यानी वो पूरा सिद्धांत इसीलिए समझाया गया जिससे आप ये समझ पाए। प्लीज एक बार फिर से देखिए, क्योंकि इतनी मेहनत हुई, पता चले सब बाउंस निकल जाएगा। क्वांटम बिहेवियर शब्द आपको पढ़ाया गया और बताया गया कि इसके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं कि क्वांटम कैसे व्यवहार करते हैं। एक सुपरपोजिशन होता है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर आया। फिर उसके बाद एक टनलिंग इफेक्ट है, दीवार पार कर जाने वाला। और तीसरा ऊर्जा का मात्राकरण। तीनों बताया गया। अब इन्हीं तीनों को वहां पर क्वांटम व्यवहार शब्द के द्वारा बताया जा रहा है। क्वांटम व्यवहारों का इन तीनों ने अध्ययन किया, तो क्वांटम व्यवहार का इन तीनों ने अध्ययन किया, तो ये तीनों आपको, यानी इन्हीं 3 प्रिंसिपल पर उन्होंने काम किया होगा, इसलिए इसको फिर से एक बार आपको बता दिया। ठीक है, तो उनके सामने क्या आया, मतलब क्या प्रश्न था इन तीनों के सामने, कि अगर छोटे कण क्वांटम बिहेवियर दिखा सकते हैं, तो क्या पूरा सर्किट, यही उन्होंने विचार किया, तो क्या पूरा सर्किट भी क्वांटम बिहेवियर दिखा सकता है? यानी अभी तक था उनकी खोज के पहले कि भाई जो छोटे कण हैं वो क्वांटम बिहेवियर दिखाते हैं, छोटे कण, लेकिन क्या पूरा सर्किट, यानी पूरा सर्किट क्वांटम बिहेवियर, यानी माइक्रो स्तर पर तो क्वांटम बिहेवियर था, क्या मैक्रो स्तर पर भी क्वांटम बिहेवियर हम देख सकते? और यहीं से शुरू हुआ पूरा का पूरा प्रयोगों की रोमांचक यात्रा। और अब हम इस रोमांचक यात्रा को समझेंगे भाग 2 में, पार्ट 2। मजा आया क्या? मैंने इसको, जैसा आप सीरियल या सिनेमा देखते हैं, क्या था वो, राजा मौली की फिल्म थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कांतारा पार्ट 1 पार्ट 2, इस टाइप की। सच सच बताना, क्या मैंने सेट कर दिया कि नहीं, बताओ। यानी मैंने कहां पर अपनी आज की क्लास का एंड किया, कि इन तीनों ने मिलकर ऐसा प्रयोग किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा अगर छोटे कण क्वांटम बिहेवियर दिखा सकते हैं, तो क्या पूरा सर्किट भी वैसा कर सकता है? अब ये पूरा सर्किट भी, इस पूरा सर्किट का क्या मतलब होता है? यहीं से शुरू हुई क्वांटम की सबसे रोमांचक यात्रा, जिसको मिला नोबेल। और इस यात्रा को, इस क्वांटम की रोमांचक यात्रा को पार्ट 2 के नाम से हम और आप आज पढ़ेंगे। समय आपको हमारी टीम भेज देगी कि किस समय पर, अमूमन जहां तक है कि 2 बजे क्लास में लूंगा अब अभी के लिए। तो भाग 2 में हम क्या पढ़ेंगे वो भी आपके सामने रख दो क्योंकि देखो, पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, बोरिंग। तो भाग 2 में आप क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों, इसको हल्के में मत लीजिएगा। भाग 2 में आप पढ़ेंगे जोसेफ जंक्शन की पूरी कहानी। अब आप कहेंगे ये क्या सर? जोसेफसन जंक्शन, जोसेफसन जंक्शन, बिना उसको समझे आप इस प्रयोग को समझ ही नहीं सकते। यानी सबसे पहले जोसेफसन जंक्शन की पूरी कहानी बताऊंगा, उन्होंने क्या किया, ये सिद्धांत क्या है,
जोसेफसन जंक्शन का सिद्धांत क्या, फिर नोबेल 2025 के तीनों वैज्ञानिकों का प्रयोग आपको समझ में आएगा। जो आज का अभी तक का लेक्चर है और जो जोसेफसन जंक्शन वाली बात है उसको समझाए बिना आप समझ ही नहीं सकते हैं। और फिर जब आप नोबेल पुरस्कार को समझ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम बिहेवियर के मैक्रोस्कोपिक बड़े स्तर पर दिखने की अद्भुत व्याख्या, यानी इन तीनों ने जो मैक्रो लेवल पर क्वांटम से संबंधित जो भी खोज की है उनका विस्तृत अध्ययन मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा। तो भाग 2 एक ब्रेक के बाद, लेकिन अब इसी में खत्म हो जाएगा भाग 2, फिर भाग 3, फिर भाग 4 और 5 क्या है, यानी भाग 2 में हम पूरा समझ लेंगे, भाग 3 में उसका प्रैक्टिकल हल्का, और चौथे और पांचवें भाग में यूपीएससी से उसका आईक्यूआईपी। तो इसका पार्ट 2 करते हैं। सही है बच्चों, मजा है ना? यानी आप खुद सोचो कि अगर मैं स्पीड से निकल जाता कि भाई चलो हमारा काम है, बच्चों को बता दिया कि जो है इस चीज के लिए नोबेल मिला है, तो क्या आप सीख पाते? आज की क्लास के बाद आप प्रीलिम्स में देखिएगा, अगर क्वांटम फिजिक्स पर एक भी क्वेश्चन आप गलत करें तो आप तुरंत क्वेश्चन उठा दीजिए, कभी गलत नहीं होने वाला, क्योंकि अभी इसके बाद तो प्रीलिम्स का पूरा संसार क्वेश्चन के रूप में आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो अब अपन 2 बजे के आसपास मिलते हैं, और या आपको टाइम अभी हमारी टीम की तरफ से किस समय पर लूंगा, लेकिन लूंगा आज ही, जिससे आज ताजा ताजा है। आप एक बार इसको रिवाइज करिए खूब अच्छे से, आपने कहीं और पढ़ा उसके बारे में भी सोचिए, और फिर उसके बाद हम लोग भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 इसको खत्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि अपना काम क्या है, जहां पर बच्चे कमजोर है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना। अब अगर आप फंडामेंटल राइट आप पढ़ लेते हैं तो सुनील अभिव्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है कि फंडामेंटल राइट में घुसे पड़े आर्टिकल 14 के, आर्टिकल 15 के, आर्टिकल 16, यार वो तो तुम खुद पढ़ सकते हो। सुनील अभिव्यक्ति का काम क्या है कि आपको बताएं कि भैया आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़ना कैसे, तो उसमें सुनील अभिव्यक्ति क्या बताएंगे, तो पीवाईक्यू बता देगा आपको। इसलिए बच्चे, मेंटर टीचर आपको वही फायदा पहुंचाता है जो आपकी चीजों पर काम करता है, जो कस्टमाइज प्लान देता है। कस्टमाइज कि अच्छा तुम्हें ये चीज की जरूरत, तुम ये करो। जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, आपको हिस्ट्री आता नहीं, आप साइंस बैकग्राउंड के, तो हिस्ट्री क्यों पढ़ाए, आपको क्यों परेशान करे, कम पढ़ाए, कुछ ही चीज पढ़ाए, ठीक है? थैंक यू। अब एक बार मुझे सब बच्चे बता दें, अभी तक मैं कमेंट देख नहीं पा रहा था, अब आ गया हूं आपके पास, कैसा लगा एक बार बताएं, मजा आया कि नहीं, फिर मैं क्लास को एंड करता हूं। सभी बच्चे बताएं एक बार, आनंद आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए। कुछ नहीं बच्चों, बस मैं ये कह रहा था जहां पर आवाज कटी कि जब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोग मुझे सीसीपी वाले ग्रुप में, या यहीं पर अपन कर लेंगे, सीसीपी वाले ग्रुप में क्यों करना, मुझे एक कमेंट करेंगे 5वें पार्ट के बाद कि सर साइंस एंड टेक, नोट कर लीजिएगा कि साइंस एंड टेक का आज का जो क्वांटम फिजिक्स का पूरा सिस्टम था आपने बहुत अच्छे से समझाया है, चीजें समझ में आ रही, और प्लस हमसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि साइंस एंड टेक का पूरा जो पार्ट है, खासकर जो कंटेम्परेरी जो भी टॉपिक्स हैं वो आप करा दें,
तो उसका मैं फिर इसी प्रकार से एक यूनिट, जैसे क्वांटम फिजिक्स आज उठाया खत्म कर दिया, ऐसे ही यानी साइंस एंड टेक की क्लास लगा के 10 से 15 लेक्चर में जो करंट का, जैसे एआई हो गया, ठीक है, मतलब जो भी करंट में टेक्नोलॉजी है उसको मैं पढ़ाऊं, ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके हर एक चीज। तो मैंने इसलिए भी बनाया। ठीक है। सोनू कह रहा सर साइंस आप ही पढ़ा। बिल्कुल बेटा, मैं 100% है, और ये भी नहीं कहूंगा कि जनवरी फरवरी। साइंस और पॉलिटी में अब जो सीसीपी प्रीलिम्स का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो ओल्ड बच्चों को तो वैसे ही मिलेगा, तो सीसीपी में मैं साइंस और जो है पॉलिटी दोनों ले लूंगा, क्योंकि पॉलिटी में बहुत ज्यादा घुसने की तो आवश्यकता टीचर की होती नहीं। तो हफ्ते में 4 लेक्चर में 2 पॉलिटी कर लूंगा, 2 साइंस कर लूंगा, धीरे धीरे होते होते कंटेम्प्रेरी साइंस जो है वो मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा हिंदू में आते रहता, आप देख रहे हैं पर डे कोई न कोई साइंस का टॉपिक होता ही होता, डिस्कस करता हूं। ठीक है, ठीक है। हनीफ कह रहा है कि सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मजा आया और सर अच्छे से समझ भी आया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, बाय, थैंक यू। मिलते हैं, टीम अभी आपको इन्फॉर्म कर देगी पार्ट 2 के लिए। नगमा कह रही कि आप ही पढ़ाएं सर, क्योंकि जितना डेप्थ आप चाहते हैं कोई नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आप लोग इसको रिवाइज करो, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।